फॉलो करती हैं। इस बार मामला उल्टा रहा है, स्मॉल कैप ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाया है, इसके बाद शायद मिड कैप की बारी है, फिर लार्ज कैप की। तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है। वीरू हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो बस जो आप कहते हैं ना अंग्रेजी में किसिंग डिस्टेंस टूर, तो एकदम करीब आकर 5 पॉइंट से रह गए। होपफुली अब आखिरी 1.5 घंटे में उस लेवल के पार हम निकले। इंतजार 25,078 का रहेगा। अनुज, वो आए या ना आए, आज का ट्रेंड उससे आप खुश होंगे आई एम श्योर, लेकिन क्लोजिंग के लिए अब मार्केट किन लेवल्स पर पहुंचना चाहिए? देखिए हर्षिता, ये इशू क्या है कि इतना ज़्यादा एल्गो डोमिनेटेड मार्केट होता है, ये इसलिए निकल रहा है ऑल टाइम हाई क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम ट्रेडर्स बैठे हैं, इसके लिए, वो और कुछ नहीं है। जब ही निकलेगा ना, एकदम एक निकलते ही अपने साथ फ्रेश तेज़ी लेकर आएगा। तो 25,078 क्रॉस होते ही 25,125 और 25,125 अगर आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद सीधा 25,250। ये इस तरीके की मार्केट है। तो देखिए क्या है, ऑल टाइम हाइज वगैरह वाली चीज़ें हम एंकर्स लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ट्रेडर्स को चाहिए कि अपना ट्रेडिंग पर फोकस करें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो 25,078 है या 25,075 है, आप ऑल टाइम हाई पर हैं प्रैक्टिकली। आप लॉन्ग रहें, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। सुबह 24,850 की बात हुई थी, अब उसको मैं और ऊपर ले आ रहा हूँ 24,900 पर। और अब यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर है, हर रैली पर अपने स्टॉप लॉस को और 50-50 पॉइंट एडजस्ट करते रहें, लॉन्ग रहें और अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहें। बेसिकली अब मार्केट में यही करना है आपको। अच्छा, बैंक निफ्टी भी चलने लगा है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि आज बैंक निफ्टी फाइनली एक अच्छे क्लूज़ की तरफ बढ़ रहा है, प्रोवाइडेड ये टिक जाए, क्योंकि ये कई बार देखा है हमने, लास्ट में टिक नहीं पाता है। आज अगर आप 51,500 के ऊपर निकल गए समहाउ, वैसे तो 51,400 के ऊपर बंद हो गए तो बड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन 51,500 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो फिर एक व्यू बनेगा कि इवन बैंक निफ्टी में भी आप पोजिशनली लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। अभी भी खैर आखिरी का 1.5 घंटा है, बहुत कुछ हो सकता है, उसको थोड़ा वेट करने देंगे, लेकिन निफ्टी में तो मोमेंटम बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से आज ऑल टाइम हाई हिट हो जाएगा। आज दिन भी अच्छा है वैसे भी, और दही हांडी का दिन है, सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि एक बार ये हो जाए, नया हाई लग जाए, उसके बाद लोग दही हांडी खेलने जाएं। आई थिंक हमारा, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं, वो मेकअप रूम वगैरह में वो सब चलता रहता है, कुछ विजुअल्स वगैरह अगर हों तो वो भी प्ले कर देते हैं, क्योंकि आज दिन अच्छा होगा। अगर मार्केट में ऑल टाइम हाई लगना है तो इससे बेटर दिन नहीं हो सकता। अनुज, एक्चुअली मार्केट भी वैसे ही बिहेव कर रहा है कि आप वो हंडी तोड़ने के लिए ऊपर ऊपर चढ़ते हैं और फिर उसके करीब आके गिर जाते हैं। तो आज पूरा दिन वही हुआ है। बिल्कुल, आप एकदम 5 पॉइंट तक गए, एकदम 5 पॉइंट की दूरी थी, ऐसे ही चढ़े और फिर बस लेकिन बस एक, जैसे कहते हैं ना, एक बस लास्ट एक वो टुवर्ड्स द एंड ही होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक शायद 3-3:30 बजे करीब एक फाइनल पुश लगेगा और वो आप मटकी फोड़ देंगे और ये ऑल टाइम हाई भी वहीं फूटेगा फिर। वीरू, गुड आफ्टरनून। आई एम श्योर मुंबई को आप मिस कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी धमाल फिर इसी दिन दिखती है मुंबई के रास्तों पर। और किसी को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो अपने काम से चलते हैं और 80% लोग घर पे ही या तो जल्दी चले जाते हैं। ये बताइए, अगर आज वो ऑल टाइम हाई की हंडी फूटनी है, किन स्टॉक्स पर अब जोर दिया जाए? कहां पर आपको वो एक्शन दिख रहा है वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से? अच्छा हर्षिता, पहले बताइए मेरे को, ये ऑफिस के आसपास कहाँ पे होता है, मतलब कितनी दूर पे है वहां से, मतलब वही चौराहे पे और या फिर वीरू चौराहे पे, अपने ऑफिस के चौराहे पे। और फिर जब आप आते हैं और जहां आप रहते हैं, भीड़ होगी इस वक्त, उस बिल्डिंग के सामने भी। ओके, मैं सेंस कर सकता हूँ मतलब कितनी भीड़ होगी वहाँ पे इस वक्त। खैर, अब आते हैं जरा स्टॉक्स पे। देखिए 2-3 स्टॉक्स रखना चाहूँगा सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पे अच्छा मूव है, मतलब मार्केट्स में मूव अच्छा है। आज बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स भी कुछ पार्टिसिपेट करें, लेकिन मैं 2 स्टॉक्स यहाँ पे आज सिर्फ रखूँगा। एक है M&M फाइनेंस, 2% अप, 322.10 का स्तर यहाँ पे। 2 अगस्त 2023 के बाद की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। रोलोवर्स स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट 40% के ऊपर इसके रोलोवर्स जा चुके हैं, 322.10 पे ट्रेड करता हुआ। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो करीब परसिस्ट करता है 348 पे। 57.23% रोलोवर्स बहुत शानदार हैं। एक स्टॉक ये NBFC से इम्प्रेस करता हुआ। दूसरा है केमिकल स्पेस में टाटा केमिकल, 2% ऊपर। सुबह आई थिंक हमने इसको प्रीएम्प्ट किया था करीब 1087 पे, 1097 पे ट्रेड करता हुआ और एक सप्लाई जोन पार कर रहा है ये 1100 का। इंटरडे में करा भी था, हालांकि फिजल आउट हुआ, बट इस टाइम आप देखिए ऑप्शन और फ्यूचर्स एक्टिविटी
दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1097 पे ट्रेड करता हुआ एक ये और एक स्टॉक और दैट्स चोला फाइनेंस 1423 पर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये भी ऑलमोस्ट अपनी 20 जून 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउन ट्रेजेक्टरी को काटने की कोशिश करता हुआ। इनफैक्ट 3 स्टॉक्स, माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहूँगा M&M फाइनेंशियल्स, टाटा केमिकल और चोला फाइनेंस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल लगते हुए, स्पेशली इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से। हर्षदा, चलिए तो फटाफट से अब कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए तेजी वाला मार्केट है, ऑल टाइम हाई का इंतजार हो रहा है और दिग्गजों का बोलबाला है। L&T जैसे बिग बॉयज हैं जिन्होंने आज लीडरशिप अपने नाम की है। L&T ही नहीं, SBI लाइफ, आपका मारुति, श्रीराम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। बेसिकली BFSI सेक्टर में एक्शन है। PFC, REC वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आरती इंडस्ट्रीज हो, मुथूट फाइनेंस हो, इन सब में एक अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है। लेकिन कुछ बैकफुट पर JSW स्टील, टाइटन, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं। आज थोड़ा सा ITC भी खामोश ही बैठा है, हल्की सी मुनाफा वसूली वहां पर बन रही है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, आपका सिंजीन, USL जैसे काउंटर्स, कमेंस जैसे काउंटर्स, ये थोड़ी सी हल्की नरमी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है आपके लिए अब तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे क्या ट्रेड होगा उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं, मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी, और टेक्निकल पैनल्स पर प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, सोनी पटनायक, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान साथ देंगे। 2:15 बजे यतिन आपको बताएंगे कि इन्वर्टर डिमांड कैसी जोर से उछल रही है भारत में और क्या ट्रिगर पॉइंट्स और किन स्टॉक्स पर फिर आपकी नजरें होनी चाहिए। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ KEI इंडस्ट्रीज के CMD अनिल गुप्ता जुड़ने वाले हैं। स्टॉक इनफैक्ट इन डिमांड रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। 2:30 बजे सुमित को जोड़ेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर IT सेगमेंट, IT सेक्टर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस कैसे हैं उस पर एक पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश किया जाएगा। 2:35 पर पॉलीमेडिक्योर का मैनेजमेंट हमारे साथ रूबरू होगा, हिमांशु वैद, ये फंड रेज के लिए मार्केट में थे। और 2:45 पर रियल एस्टेट सेक्टर पर मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उस पर कंचन को जोड़ेंगे। फिर 2:50 के करीब हम बात करेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय से। फिर BTST STBT का ट्रेड लेने से पहले डीलिंग रूम का जायजा, क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे स्ट्रैटेजी के समेत। ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल हमारे साथ तैयार है। स्क्रीन पर सबको रखते हैं एक बार। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर है नहीं, गाबा सर उस पैनल में आज? मैं हूँ। ओके ओके, अच्छा दिखे नहीं पैनल में, गाबा सर हैं तो गाबा सर को दिखाइए जरा प्लीज़। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है वो स्पिल ओवर स्टॉक है, कल भी स्पिल ओवर हो सकता है। स्टॉक का नाम है REC, ट्रेड कर रहा है 614 पर, 607 का स्टॉप लगा है, 7 रुपीज का। पॉसिबल है कि 650 तक जा सकता है कल तक, तो REC पर ध्यान देना चाहिए। मोमेंटम अच्छा है और बढ़िया ब्रेकआउट भी मिला है REC। ओके तो REC, जी हाँ, आज जोरदार खरीदारी स्टॉक में बनती दिखाई दी है। दोनों REC PFC आज देखिएगा तगड़े वॉल्यूम्स के साथ 4% तक की तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई थी, शायद उससे भी थोड़ा सा एक ट्रिगर पॉइंट मिला है। आइदर वेज तेजी वाला ट्रेड। मानस, आफ्टरनून, आप क्या पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। अब अगर आप देखिए तो पिछले करीब आधे एक घंटे में हमने बेहतर वॉल्यूम भी देखे हैं, तो करंट लेवल्स पे श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करनी चाहिए। 3190 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 3360 के आपको टारगेट सेट करने हैं श्रीराम फाइनेंस में। सितंबर मंथ के ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो मेरे ख्याल से जो श्रीराम फाइनेंस का 3250 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 26 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और ऑप्शन में 50-60 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, श्रीराम फाइनेंस और 3250 पे ये कॉल ट्रेड करती हुई, 3250 की कॉल 122 पे ट्रेड करती हुई, ये भी आपके पास विकल्प है। सितंबर याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन जिस पे हम बात करेंगे वो अब लिविंग इंडेक्स अगस्त का नहीं होगा। रचना वैद हमारे साथ मौजूद है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। एंड मेरी तरफ से जो इस वक्त ट्रेड रहेगा दैट विल बी ACC में एक मूवमेंट शुरुआत सिर्फ हो रही है, अभी तक मूव नहीं करा है, बट इट इज क्लोज टू वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और एवरेजेस जो है वो इस तरह से लाइंड अप है कि वो आगे के मूव को और सपोर्ट करती रहेगी।
तो अगर ये चीज वर्कआउट होती है तो अपसाइड पे ये काउंटर 2370 एंड इवन 2390 तक जा सकता है। अभी 2350 पे है, तो 2390 तक के टारगेट्स के लिए इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जा सकता है। डाउनसाइड पे सपोर्ट के लिए 2335 का एसएल लगाना चाहिए फ्यूचर्स पे। ओके। अच्छा, मीनवाइल एक बार मुथूट फाइनेंस लेकर आइए जरा। आज सुबह स्पॉटलाइट में मेंशन किया था हमने इसको, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इस तरीके से भागी, तो वो एक फैक्टर था। टेक्निकली तो खैर था ही ब्रेकआउट, लेकिन मुथूट फाइनेंस में अच्छा मूव आज, करीब करीब 3% ऊपर, ऑलमोस्ट एफएनओ का एक्चुअली थर्ड टॉप गेनर है अभी एफएनओ का। अच्छा, जब अब ट्रेड रिज्यूम करते हैं, सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे रहेगा मारुति में बाय का रिकमेंडेशन है। सितंबर सीरीज में फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं मारुति 12,560 इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 12,300 का। पहला टारगेट है 12,900, दूसरा टारगेट रहेगा 13,000। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हम देख सकते हैं कि आज 2050 ईएमए को क्रॉस किया है। डेली चार्ट्स पे 47% का लॉन्ग रोल ओवर्स भी हो रहा है, सो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है ऑटो स्पेस में। मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ऑटो स्पेस में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, सो यहाँ पे बेस्ट पिक मारुति नजर आ रहा है। ओके, मारुति पर एक बाय साइड का ट्रेड। जतिन आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ मन्नापुरम में होगा। तो 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज था, आई थिंक वो एक ब्रीफ पॉज था, और फिर से एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट करने जा रहा है मन्नापुरम। तो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 214 का, और टारगेट रहेंगे 228 और 232 के। ओके, तो मनापुरम 218.30 पे दोनों ही एनबीएफसीज गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे बात यहाँ पे हुई। दोनों स्टॉक्स के हाई पर आके ट्रेड करते हुए मयूरेश हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मयूरेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपका ट्रेड इस वक्त का क्या चीज़ कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून अनुज जी। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम को और सारे दर्शक जो सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं। एनबीएफसी इस फ्लेवर में है, और जैसे आरबीआई का भी एक रेट कट सिलसिला स्टार्ट हो सकता है फॉलोइंग द फेड, हमें लगता है आई थिंक जो हाई क्वालिटी एनबीएफसीज है इनको आपको जरूर नजर में रखना चाहिए। चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बिल्कुल हमारे वॉच लिस्ट पे है। 2-3 चीजें हैं। एक, आई थिंक इनकी जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये 1,55,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। जो डिस्बर्समेंट ग्रोथ रही है पिछले तिमाही में ये काफी तगड़ी रही है, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर देन 20% ग्रोथ ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों में। निम्स आर स्टेबल एट अराउंड 7.6% और कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन इनके टियर 1 रेशियोज लगभग 15% के आसपास है। ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एडवांसेस ग्रोथ में। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन शुड आल्सो रिमेन इक्वली स्ट्रॉन्ग फॉर चोला, क्योंकि उनका जो एक प्रेजेंस है साउथ में, डिपॉजिट ग्रोथ शुड प्रोबेबली मिरर a very reasonable amount of balance sheet growth as well। और इसलिए आई थिंक जो रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने पोस्ट किया है ऑफ ऑलमोस्ट 20%, हम जो विलियम ओनिगल में देखते हैं 7.5% का एक बेंचमार्क, इससे कहीं ऊपर है। जीएनपीएस 3.62 पे है पिछले तिमाही में, नेट एनपीएस है 2.37%, और मैनेजमेंट का यही कहना है कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है एज वी क्लोज दिस फाइनेंशियल ईयर। तो हमें लगता है आई थिंक चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस विद इन द एनबीएफसी स्पेस जरूर आपको वॉच लिस्ट पे। तो चोला इन्वेस्टमेंट्स करीब 2.5% तक के गेन्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली आज एनबीएफसी स्टॉक्स में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस आपके लिए डिस्कस हुआ, चोला इन्वेस्टमेंट आपके लिए रेडार पर आया, आरईसी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और कुछ पक रहा है क्या इस पॉकेट में? इतना एक्शन क्यों? ये ऑटो फाइनेंस स्टॉक्स में खास तौर से एक्शन हो रहा है। और हर्षदा, आज एक और टेक्टोनिक मोमेंट आया है इंडियन मार्केट्स में। चोलामंडलम का जो वैल्यूएशन है वो बजाज फाइनेंस के ऊपर पहुंच गया। हाँ, मैं वो देख रही थी। वो मतलब वैसे खैर चोलामंडलम को भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा प्रीमियम दिया है हमेशा से, लेकिन अब इसका वैल्यूएशन जो है अब बजाज फाइनेंस के भी ऊपर आ गया है। आई थिंक थोड़ा सा कुछ इस ग्रुप को वैसे भी थोड़ा सा मार्केट प्रीमियम वैसे भी कमांड करता ही है। प्लस ये आई थिंक ऑटो फाइनेंस में तो क्लियरली इस समय एक मोमेंटम है, लेकिन जैसा आपने बोला कि कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है। आई थिंक एनबीएफसीज में इन पर्टिकुलर कुछ मार्केट सेंस कर रहा है। अच्छा, नॉट जस्ट एनबीएफसीज, इवन नॉन लेंडिंग एनबीएफसी जैसे इंश्योरेंस कंपनियों में भी आज बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन है। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एसबीआई लाइफ, आई थिंक वहाँ भी काफ़ी तगड़ा एक्शन है।
थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन में चल रहा है मार्केट में। आई थिंक ये सेक्टर काफ़ी टाइम से लैग कर रहा था, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर इस वजह से भी आउट परफॉर्मेंस आ गई हो। बाकी स्पेसिफिक मैंने कुछ नहीं सुना। भाई मैं इनफैक्ट वो आरबीआई गवर्नर का बयान और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आया ना कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस तैयार किया जाएगा एग्री लोन्स और साथ ही साथ एमएसएमईज के लिए। अब उन सेक्टर्स को ये कुछ एनबीएफसीज केटर करती हैं, बट आई डोंट नो उसमें कुछ वैसे तार जोड़ने चाहिए या नहीं। मयूरेश, आपने कुछ सुना है क्या, ये यूएलआई से जोड़ना चाहिए या फिर ये इंडिपेंडेंटली इन स्टॉक्स में वैल्यू बढ़ रही है, इंटरेस्ट लौट रहा है? नहीं, दोनों चीजें काम करेंगी हर्षदा जी। अल्टीमेटली आई थिंक जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है वो रिफ्लेक्ट होगी। जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बोरोइंग मिक्स होता है एनबीएफसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहाँ से ये बोरो करते हैं टू प्रोबेबली इंश्योर दैट देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिमेन्स वेरी वेरी रीजनेबल। तो बैंक बोरोइंग्स एक होता है विकल्प, एक विकल्प होता है डिपॉजिट्स, एक विकल्प होता है सीपीज, एक विकल्प होता है सीडीज। तो जिसके पास एक बहुत हेल्दी मिक्स है इसमें और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, इनको आई थिंक जो दर मिलते हैं ये बेहतर होते हैं कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। और इसलिए आई थिंक विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है, वंस द रेट कट साइकिल स्टार्ट्स, they can command market share gains much faster than the lower run NBFCs। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो ग्रोथ डायनामिक्स है ये लौट के जरूर आएंगी इन द सेकंड हाफ एंड सिग्निफिकेंटली बेटर इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ पर क्या उभर कर आएगा। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एसबीआई कार्ड। और एसबीआई कार्ड वो एक स्टॉक था जिस पर आज सुबह में बातचीत हुई थी, सोनी ने इनफैक्ट इसे मेंशन भी किया था। सोनी, आई बिलीव आपका टारगेट अचीव हो चुका है। कैश मार्केट में तो 739 लेकिन फ्यूचर 740 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अब क्या स्टॉप लॉस ट्रेड करके होल्ड करें, इस स्टॉक को कंटिन्यू करें, या फिर अब एक बार मुनाफा बुक करने का समय आ रहा है? हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना बेहतर है। सारे सेक्टर में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट ऑलरेडी काफी मूव किया है फ्रॉम 720 से यहाँ पे बुक मूव किया है। सो आई थिंक थोड़ा सा बाकी स्टॉक्स जहाँ पे जैसे कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, मुथूट फाइनेंस जहाँ पे क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट है, वहां पे पोजिशन लेना यहाँ पे वाइज रहेगा। एसबीआई कार्ड में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना वाइज है। एसबीआई कार्ड में प्रॉफिट बुक कीजिए। और सोनी ही नहीं, इनफैक्ट गाबा जी की भी नजर एसबीआई कार्ड पर थी। वो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मेंशन करते आए हैं। 730 का टारगेट गाबा साहब का भी अचीव हुआ है, तो यहाँ पर 2 मोहर लगती हुई टारगेट अचीव वाली। एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहाँ पर एक अच्छा खासा मूव इस घंटे देखने को मिला है। उसमें आप गौर करेंगे तो निचले लेवल से दरअसल M&M कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मारुति क्लियरली एक स्टॉक विनर है। आई थिंक वो एजीएम से जो बड़ी टेक अवेज निकल कर आई हैं उसके चलते यहाँ पर एक एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। इन स्टॉक्स पर आगे आएंगे, लेकिन देखिए एक पूरी पॉकेट है जिसमें अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। फोकस आजकल इन्वर्टर कंपनियों पर मार्केट की आने लगी है। दरअसल जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसके चलते इन्वर्टर्स की भी डिमांड बढ़ने लगी है। वैसे ये है तो सोलर की स्कीम, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर्स भी काम आते हैं और उसी के बाद 300% तक का उछाल डिमांड में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ज़्यादा डिटेल्स यतिन के हाथ है। इनफैक्ट यतिन, इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आने लगी है, क्या सुन रहे हैं? तो देखिए, मरकॉम करके एक पावर रिसर्च कंपनी है, उनकी ये रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि जो इन्वर्टर हैं और ख़ास करके जो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं जो सोलार रूफटॉप में यूज़ होते हैं, यहाँ आपको शॉर्टेज ऑलरेडी महसूस होने लगी है। ऑब्वियसली इन्वर्टर्स की डिमांड हमने देखी है कि पिछले दिनों काफ़ी इंप्रूव हो गई है, क्योंकि ऐसे भी पावर शॉर्टेजेस थी पीक समर सीजन में। और कहीं ना कहीं अब अगर ये हम देखें कि जो सोलार रूफटॉप है उसके कारण डिमांड उछलने की पूरे आसार हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो एप्लीकेशन है सोलर रूफटॉप की, अभी तक लगभग 1.5 करोड़ एप्लीकेशन भारत सरकार के पास आ चुकी हैं। तो 1.5 करोड़ घर ऐसे हैं, हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको सोलर रूफटॉप अपने छत के ऊपर लगाना है और इस जो मुफ्त बिजली योजना है इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। अगर हम इन्वर्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी सप्लाई चेन होती है। जब सोलर पावर जनरेट होता है तो इन्वर्टर के थ्रू पास थ्रू करना पड़ता है, इन्वर्टर को यूज़ करना पड़ता है ताकि ड्यूरिंग द डे या आफ्टर प्रॉब्ली रात को इसको आप यूज़ कर पाएँ। अगर हम स्ट्रिंग सोलर इन्वर्टर्स की बात करें तो सोलर कंपोनेंट जो होते हैं उसका सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैनल्स होती हैं ये चाइनीज़ या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होती हैं। और इन्वर्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक लोगों के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो सोलार इन्वर्टर डिमांड है 5 गीगावाट तक जाने की
उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे रजिस्ट्रेशन आपको पीएम मुफ्त बिजली योजना के अंदर आते हुए नजर पड़े हैं। ऑब्वियसली अगर हम सप्लाई चेन की बात करें, जो सोलर रूफटॉप और सोलर इन्वर्टर्स कंपनी बनाती हैं, इनमें वी गार्ड है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, हैवेल्स पॉलीकैब, मेरे सरप्राइज में ये दोनों कंपनीज बहुत बड़ा काम करती है सोलर इन्वर्टर्स में। एक्साइड अमरा राजा भी तो हैं ही, और अनलिस्टेड में वारी और किर्लोस्कर जैसी कंपनीज ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो क्लियरली कई सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे, लेकिन डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इन्वर्टर्स की, और जाहिर तौर पर इस पूरे सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता दिखाई देगा। इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, अगर सोलर की डिमांड बढ़ रही है और फाइनली ये बिजली से ही जुड़ा हुआ है, तो वायर एंड केबल बिजनेस में भी थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, ये कुछ स्टॉक्स मेंशन पहले भी हमने किए हैं। आज भी अगर आप गौर करें तो इस स्टॉक में हल्की सी हरकत आई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, स्पेशली UBS की एक रिपोर्ट के बाद। फुटसी के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में भी KEI इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता। गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून। हमारे कलीग अब कह रहे थे कि देखिए सोलर डिमांड इतनी अच्छी है कि इन्वर्टर डिमांड भी पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है। क्या सोलर साइड में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट और जिस तरह का ऑफटेक देखने को मिला है, वो आप लोगों के लिए भी डिमांड ड्राइव कर रहा है? Can you, sorry, can you repeat the question? I was on a phone. Yeah. सर, मैं ये पूछ रही हूँ, अब मेरे कॉलीग अभी बोल रहे थे कि ये PM सूर्योदय योजना के बाद इन्वर्टर डिमांड अच्छी खासी बढ़ने लगी है। इनफैक्ट मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो सकती है आने वाले समय में। क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आप लोगों के बिजनेस में डिमांड की तरफ भी बढ़ने लगा है, ये सोलर में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं? आप देखिए, सोलर में सोलर डेवलपर्स जो बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगा रहे हैं, उससे डिमांड में बहुत बड़ा केबल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा डिमांड ग्रोथ आया है। और जहां तक ये सूर्योदय योजना वाला है, इसमें तो ये तो रूफटॉप सोलर है, और इसमें जो है छोटे छोटे वायर लगते हैं जो सोलर पैनल्स में लगते हैं। तो दिस इज नॉट ए बिग डिमांड बूस्टर फॉर अस, बट मेजर डिमांड बूस्टर जो है वो है जो 500 मेगावाट या 1000 मेगावाट के जो सोलर पार्क्स लग रहे हैं राजस्थान में, गुजरात में या दूसरे स्टेट्स के अंदर, उससे जो है डिमांड ग्रोथ आया है। तो क्लियरली ये हाई वोल्टेज डिमांड आप कह रहे हैं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या आप इसे क्वांटिफाई करेंगे कि आपके ओवरऑल ऑर्डर बुक का कितना सोलर से आता है और कितना रेगुलर डिमांड है? देखिए, इमीडिएटली क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, बट मैं समझता हूं कि जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो मेजर डिमांड है अभी, वो जनरेशन साइड पर सोलर से ही है, और बाकी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिमांड है वो अलग है। तो जो टोटल एनर्जी सेक्टर से जो भी डिमांड है वो रफली 40 से 45% जो है सोलर से आ रही है, और बाकी जो है 55% के करीब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है। ये जो सोलर की जो डिमांड है पिछले 1.5-2 साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना था, ये मैंने कहीं पढ़ा था, थोड़ा आउट ऑफ ये टर्न क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। क्या आपके और जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन है उनके बीच में कुछ इशू हुआ था, जो उन्होंने आपको एक शायद एक लेटर भेजा था? हाँ, देखिए, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है और वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, बट उसका हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड इससे ज्यादा मैं इसमें बारे में और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ओके, तो मतलब वो लेटर सही था, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा हाँ जी, हाँ जी, और उसका हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। ओके, ठीक है, बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, अब बिजनेस पर आते हैं। जो आपका वायर्स का बिजनेस है वो इस समय कैसा काम कर रहा है, और जो प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस में इस समय वापस एक अपटिक देखने को मिल रही है, उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, प्राइस, मेटल के प्राइस तो हमेशा ही वॉलेटाइल रहते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, बट हमारी जो प्राइसेस हैं, सेलिंग प्राइसेस हैं, वो 15-15 दिन में हम उसको रिटेल में एडजस्ट करते हैं, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड ऑफ द मेटल्स। और उससे मुझे नहीं लगता कि उससे डिमांड का कुछ लेना देना है। और जहाँ तक
हम हमेशा जो है अपने हमारी जो ऑर्डर बुक है उसके साथ जो हमारी जो मेटल बुकिंग है या जो रॉ मटेरियल इनपुट्स की जो अलाइनमेंट है उसको हमेशा करते हैं। इसलिए पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा कि जब भी मेटल्स के अंदर तेजी आई है हमारे मार्जिन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ओके अनिल जी, एग्जैक्टली अभी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक क्या है? और दूसरी बात ये मतलब अभी आप कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मेरा आपसे जो पहला इंटरेक्शन हुआ था, इससे पहले सिलवासा की फैसिलिटी जो है वो ऑपरेशनल है, भिवाड़ी वाली भी जून से कमेंस हो चुकी है, तो अभी एग्जैक्टली आप कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं और ऑर्डर बुक एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी? देखिए अभी हमारी ऑर्डर बुक जो है 3500 करोड़ के करीब है और वायर्स में हम 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं और केबल्स के अंदर अराउंड 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जो 2 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स थे सिलवासा में और भिवाड़ी में, वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं और दोनों ऑपरेशनल हो गए हैं। तो उसी वजह से हमारा 16 से 17% का जो हमारा ग्रोथ है इस साल का वो एक्सपेक्टेड है। शायद हम इसमें ज़्यादा भी अचीव कर पाएंगे। और जो नया कैपेक्स आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एट सानंद, वो काफ़ी तेज़ी से बन रहा है और इस साल के ईयर एंड तक, फाइनेंशियल ईयर एंड तक या अगले साल फर्स्ट वीक ऑफ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट फेज विल बी ऑपरेशनल। ओके, सानंद फैसिलिटी की आपने आई थिंक पहले भी कमेंट्री में जिक्र किया था कि वो शायद मई 2025 से ऑपरेशनल होगी। एक्सपोर्ट मार्केट्स कैसा कर रहा है? और अभी यहाँ क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर्स में ये एक सब्सटेंशियल ग्रोथ थी यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में, अनिल जी एग्जिस्टिंग क्वार्टर कैसा गुजर रहा है इस वक्त? एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। हम इस टाइम हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर का बुकिंग्स बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि 40 से 50% का एक्सपोर्ट में इस साल ग्रोथ आएगा पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, काफ़ी लोगों को कंसर्न है रिगार्डिंग रेड सी की वजह से फ्रेट रेट्स बढ़े हैं, बट फ्रेट कंपोनेंट केबल में 1-1.5% इम्पैक्ट करता है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। और मुझे अपने बिजनेस में तो इस फ्रेट की वजह से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। मैं आपका FY25 के लिए एक ओवरऑल आउटलुक लेना चाहूँगी, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट, क्योंकि आई थिंक आपने कहा था कि 24-25 में 11% के मार्जिन आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये Q1 में 10% के करीब रहे, वो 1% ऊपर जाना आई डोंट थिंक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन क्या अगर डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा रहता है और ओवरऑल आपके लिए वो रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े से नियंत्रण में रहते हैं, आप हेज कर पाते हैं, क्या आप अपने मार्जिन गाइडेंस को बीट करने की क्षमता रखते हैं अनिल जी? देखिए हमारा मार्जिन Q1 में भी अप्रॉक्सीमेटली 11% रहा है। शायद हमारे और आपके कैलकुलेशन के तरीके में कोई फ़र्क हो सकता है, बट जो हमारा कैलकुलेशन का तरीका है, हमारा एबिटा मार्जिन 11% रहा है और ये आगे भी मेंटेन रहेगा। हम डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें, इस मार्जिन में इम्प्रूवमेंट लाने की। मेरा फाइनल सवाल सर, आपने गाइड किया था FY26 के लिए 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू आएगा, 24 आपने अंत किया आई थिंक 8,000 करोड़ के आसपास। ये क्या FY25 से 26 से पहले हासिल करने की स्थिति में आप होंगे क्या? और उससे आगे अगले 3 सालों के लिए कोई खास गाइडेंस जो आप देना चाहेंगे? मुझे तो उम्मीद है कि हम इस फिस्कल में ही 10,000 करोड़ के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह सकता। और आगे आने वाले 3 सालों में भी हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है वो इट्स टू अर्ली, बट 16 से 17% का जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, CAGR ग्रोथ है, वो मैं उम्मीद करता हूं कि हम मेंटेन कर पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर ये है कि हम UBS की रिपोर्ट पढ़ रहे थे और वो भी एक कारण था आपको इनफैक्ट इस मंच पर बुलाने का। उसमें मेंशन किया गया है कि आप आगे चलकर शायद वो स्विच केयर सेगमेंट को भी हाथों हाथ ले सकते हैं। वहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? नहीं, अभी हमारा वायर एंड केबल के अलावा डाइवर्सिफिकेशन का कोई कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी कि एक ऑप्शन है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि इस समय डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, इस समय वो केबल और वायर बिजनेस के साथ ही बने रहेंगे। KEI पर
रचना जी एक बार व्यू देंगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जब वो यूबीएस की रिपोर्ट आई थी ये स्टॉक अच्छा भागा भी था। जी, केईआई में मूवमेंट पास में आई है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग एज ऑफ नाउ आज की प्राइस मोमेंटम देखे या पिछले 3-4 दिन का प्राइस एक्शन देखे तो इसमें कोई मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही। ये काउंटर डाउनसाइड पे सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट अभी दूर है। सपोर्ट आता है करीब करीब 4400 के आसपास, 4380 4400, तो वहां के लेवल पे एक अच्छी एंट्री बनेगी एंड नॉट बिफोर दैट। ओके, तो ये फिलहाल 4400 के आसपास एक बेहतर ट्रेड बनेगा, उससे पहले नहीं। आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक इस समय 153 रुपये पर ट्रेड करा है, 13% का इजाफा। सोनी इंडिया के साथ कंपनी ने सेटलमेंट कर लिया। आपको याद होगा सोनी की बातचीत चल रही थी जी एंटरटेनमेंट को एक्वायर करने के लिए। लंबे समय तक वो बातचीत जारी रही और फिर फाइनली इसे खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद सोनी ने कहा था कि देखिए हमें वो कोर्ट गए थे, ये ट्रांजैक्शन खारिज कैसे हो गया। अब वो सेटलमेंट हो चुका है और उसके बाद वो स्टॉक एक अच्छा खासा इजाफा दिखाता हुआ। सोनी में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं उसके बाद। मयूरेश, योर थॉट्स जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि अब बेसिकली कंपनी ने जिस तरह का कॉस्ट कटिंग की है उसी के भरोसे उम्मीद थी कि अब थोड़े से इनके ऑपरेशंस में सुधार देखने को मिलेगा और इवेंचुअली ये इनफैक्ट सेटलमेंट हो चुका है सोनी इंडिया के साथ। नहीं, इट्स अ सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ जी के लिए। और ये इसके क्या टर्म्स है ये देखने पड़ेंगे हर्षदा जी इन डिटेल। बट जनरली आई थिंक वंस द सेटलमेंट प्रोसेस इज डन, आई थिंक जो बाकी के लीगल हर्डल्स होते हैं ये अच्छे खासे कम हो जाते हैं और इसलिए आई थिंक शेयरधारकों को थोड़ी एक राहत जरूर महसूस होगी। हालांकि आई थिंक टर्म्स क्या है ये देखना थोड़ा लाजमी होगा, बट आई थिंक विद दिस द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन जी के लिए शायद खत्म हो। ओके, इंटरेस्टिंग है ये। आई थिंक इसमें कुछ मेंशन नहीं है वैसे, कुछ तो शायद हो सकता है कि कुछ शायद सेटलमेंट फीस रही हो हर्षदा, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। हाँ, मुझे भी मैं वही एक्सचेंज पर देखने की कोशिश कर रही हूँ उसमें कुछ मेंशन किया गया है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वो उनका $90 मिलियन का एक टर्मिनेशन फीस का क्लॉज चल रहा था, वो सब चल रहा था, वो सब उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद सेटल कर रहे हैं इन्होंने। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जी में। लेकिन एक चीज़ है, अब जी में वो बात उस लेवल की होती नहीं है क्योंकि अभी एफ का स्टॉक रहा नहीं है। पहले एफ का स्टॉक हुआ करता था तो इसके लिए थोड़ी इसकी ज़्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अभी खैर एफ का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी 8.5% स्टॉक ऊपर है। अच्छा, इशू क्या है कि स्टॉक में वैल्यू काफ़ी है। ये आई थिंक मीडिया स्टॉक्स में एक अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार वैल्यू रखने वाला स्टॉक है। इसमें तकलीफ़ क्या है कि प्रमोटर के 4% की, जो फाउंडर के 4% की हिस्सेदारी है और बस वो अब तक एक कहते हैं ना कि वो कंट्रोल उसी की वजह से चल रहा है। जी हाँ। और सारा का सारा मामला जब सोनी ने डील की थी तब भी उन्होंने कहा था कि आप कंट्रोल छोड़िए तो हम डील करने को तैयार हैं। वो सारा का सारा मामला यहाँ पे आके अटक जाता है। वैल्यू है इसमें, लेकिन ओवरहैंग भी काफ़ी है इसके लिए। खैर इसमें अब ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा अनुज, आई डोंट थिंक किसी तरह का पे आउट होगा क्योंकि एप्लीकेशन में ये वो चाहते थे कि $90 मिलियन टर्मिनेशन फी, डैमेज ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा पे किया जाए। वो सारी चीजें विड्रॉ कर ली गई हैं, रिलिंक्विशेस ऑल एप्लीकेशन। नहीं, वो सारी चीजें हो, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए 90 मिलियन पूरा ना हो, लेकिन हो सकता है एक वन टाइम सेटलमेंट टाइप का कुछ हो, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि $90 मिलियन तो खैर ऑब्वियसली बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लेकिन एनीवे आई थिंक वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज कि अब मार्केट को लग रहा है कि चलो ठीक है अब कोई और आएगा, अब एटलीस्ट ये वाला मामला तो खत्म हो गया। हाँ। अब कोई और एक चीज़ तो है, इवेंचुअली जी का टेक ओवर तो होगा, कोई ना कोई तो आके जी को खरीदेगा। एसेट तो है जी के पास, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है जी के पास एसेट तो है। जी का ब्रांड नेम भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस वजह से ये तो है कि इसमें कुछ ना कुछ तो शायद मार्केट एज्यूम कर रहा है कि आएगा। लेकिन एक ये ओवरहैंग खत्म हुआ है, तो ये मार्केट का एक तरीका हो सकता है सोचने का। इसके लिए स्टॉक 10% ऊपर है कि चलिए अब ये डील खत्म हो गई, अब कोई और डील पर काम हो सकता है शायद। चले, तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक करीब 9% के गेन्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। ये देखिए 157 के आसपास तक का
ट्रेड बना हुआ है एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, निफ्टी बैंक एक बार दिखाइएगा, क्योंकि आई थिंक निफ्टी बैंक जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी ये करीब करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की गेंस दिखा रहा था। अब 175 अंकों का ही यहाँ पर इजाफा रह गया है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो हल्की सी अपनी पोजीशंस कूल ऑफ करते हुए दिखाई दिए। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि आज सुबह से ही हम आईसीआईसीआई बैंक की एक बात कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक कल पूरे फॉर्म में था, आज उसकी तरफ से पार्टिसिपेशन ज़्यादा है नहीं, वो एकदम शांत बैठा है। ना एचडीएफसी बैंक चला ना कोटक चला, फेडरल और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। ये एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के भरोसे और तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी क्या मानस निफ्टी बैंक की? मानस आप शायद म्यूट पर हैं। माफ करिएगा, आईसीआईसीआई बैंक में बिल्कुल तेजी बन सकती है, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और एक रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट पे था एक रेजिस्टेंस 1220 के आसपास, स्टॉक उसके ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से अब 1260 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, देखिए ये कोशिश कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी करेंगे केवल ब्रेकआउट पे। अगर 825-30 के ऊपर निकला तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। तो बट जो लीड करेगा, अगर बैंक निफ्टी को लीड करना है तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक करेगा। ओके, एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक दोनों इस वक्त मोमेंटम जनरेट करते हुए, खैर इस पर हम रहेंगे। अभी कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम पॉली मेडिक्योर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में एक मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत, बहुत संक्षेप में आपका ट्रेड इस वक्त का। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में वैसे HCL टेक्नोलॉजीज ये एक स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना है, ऑल टाइम हाइस को क्रॉस किया है, और जो ओवरऑल वॉल्यूम्स होने चाहिए थे ब्रेकआउट पे, वो भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए हैं। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1800 से लेकर 1850 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से HCL टेक्नोलॉजीज को अगर लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा एट 1680, 1680 का स्टॉप लॉस और 1850 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए, ये HCL टेक्नोलॉजीज पे कॉल है। अब एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट स्कैन में बात करते हैं श्री हिमांशु वैद, MD पॉली मेडिक्योर के, बातचीत करने के लिए। और इशू आई थिंक यहाँ से शुरू होता है, जिन्होंने जो एक राइट्स QIP के जरिए फंड रेज किया 1000 करोड़ रुपए का। एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल कैसे होगा, डोमेस्टिक ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, डिमांड कैसी है, यूएस में इस वक्त स्थिति क्या है, सब पे करेंगे बातचीत। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एग्जैक्टली बताइए सर कि आपके इस वक्त इस 1000 करोड़ रुपए से आपका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सपेंड करेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, थोड़ा सा इस पे एग्जैक्टली कमेंट चाहूँगा आपके। देखिए, अभी जो हमने ये फंड रेज किया है, इसके 3 अलग अलग इसके यूटिलाइजेशन होंगे। एक तो हमने केपेक्स में 500 करोड़ हमने डालने का प्लान किया है। इसमें 3 नए प्लांट आएंगे, तो कुछ पैसा कंपनी अपने इंटरनल अक्रूवल से डालेगी, कुछ हम QIP के जरिए हमने रेज किया पैसा, उसके थ्रू हम यूज करेंगे। और ये प्लांट जो हमारे अगले 2 साल में रेडी होंगे, और इसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो कि अभी इंडिया में सारा जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहा है उसको हम लेके जा रहे हैं, कि जो प्रोडक्ट को हमें लग रहा है कि लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे लिए, और उनको जहाँ टेक्नोलॉजी हमें लग रहा है हमारे पास है उन प्रोडक्ट्स की, उनको हम बनाने जाएंगे। साथ में हम एक्विजिशंस की तरफ भी देख रहे हैं कि कोई हमें अच्छे एक्विजिशंस मिले यूरोप में, जहाँ हमें टेक्नोलॉजी जो आज जो गैप है कहीं पे भी जहाँ हमें नजर आ रहा है उसको हम पूरा कर सकते हैं थ्रू एक्विजिशंस। तो उसमें भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। और कुछ फंड डेफिनेटली जो वर्किंग कैपिटल वगैरह जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट के रखा गया है, तो ये फंड का यूज है अभी फिलहाल। और डोमेस्टिक डिमांड जो अभी आपने जो पूछा मेरे से, डोमेस्टिक डिमांड डेफिनेटली चेंज हो रही है और बढ़ भी रही है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हॉस्पिटल्स आ रहे हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ रही है, उस हिसाब से आज इंडियन प्रोडक्ट्स की भी आज डिमांड बढ़ रही है, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट यहाँ पे चीप भी बनेंगे, और एक बार क्वालिटी अगर एट पार हो जाती है ग्लोबल प्रोडक्ट्स के साथ में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी मार्केट अवेलेबल है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। ओके सर, मैं जैसे कि आपने इंडियन मार्केट्स के बारे में ये पूरी पिक्चर ड्रॉ कर दी और आप किस तरीके से इस फंड को यूटिलाइज करेंगे इसके बारे में आपने टिप्पणी कर दी। मैं आपकी ग्रोथ गाइडेंस पे आऊँगा और इनफैक्ट मार्जिन्स गाइडेंस को लेके बात करूँगा, लेकिन यूएस आपके लिए कैसा कर रहा है एग्जैक्टली? यूएस में आपके पास कितने प्रोडक्ट्स का अप्रूवल है इस वक्त? एक तो चीज़ ये, दूसरा
कितने प्रोडक्ट्स वहाँ पे अभी भी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, और FY25 में अप्रोक्सीमेटली यूएस कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके टोटल रेवेन्यू में? देखिए अभी यूएस में हमारे पास 4 एफडीए हमारे पास अप्रूवल ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है और जैसे जैसे और टाइम निकलेगा तो और भी प्रोडक्ट्स हम डालेंगे। करीब 7-8 प्रोडक्ट हमारे और भी हैं जो अभी पाइपलाइन में अप्रूवल के लिए, जो कि हो सकता है अगले 12 से 18 महीने के अंदर हमें अप्रूवल्स मिल जाएंगे। और ये जो साइकिल है ये ऑलरेडी चालू है और हमें लग रहा है कि कुछ ऐसे हर कुछ क्वार्टर में कुछ ना कुछ नए अप्रूवल्स आते रहेंगे। अभी जो इस साल का जो हमने टारगेट रखा है यूएस से करीब $2 मिलियन का रखा है एक्सपोर्ट का, और अगले 3 से 4 साल का हमने जो आगे जो प्रोजेक्शन बनाई है उसके हिसाब से हम 15 से $20 मिलियन प्लान कर रहे हैं यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए। पर हमारे लिए आज यूरोप भी उतना ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, यूरोप में भी हमारा काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। आज कंपनी का 1/3 रेवेन्यू यूरोप से भी आ रहा है, तो दोनों ही मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में हम काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ये अगर मुझे बताइए कि अगला फोकस किस सेगमेंट पर रहेगा? कार्डियो क्रिटिक केयर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी और वो कितना आपके लिए रेवेन्यूज ड्राइव कर सकते हैं? देखिए कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी और जो हम आगे फ्यूचर में जो सर्जरी में प्रोडक्ट्स यूज होंगे या स्ट्रक्चरल हार्ट में प्रोडक्ट यूज होंगे, वो बहुत बड़ी मार्केट है। अभी इंडिया में करीब 70 to 80% प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं अगर आप ब्रॉड तौर पे देखें तो हमें ये दिख रहा है ये मार्केट करीब हमें जो पॉलीमेड के लिए दिख रहा है करीब 300 से 400 करोड़ की मार्केट दिख रही है अगले 4-5 साल के अंदर। प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट्स में क्लिनिकल ट्रायल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनके अंदर, तो उस पर हम काफी फोकस कर रहे हैं। और क्रिटिकल केयर भी बहुत बड़ी सेगमेंट है क्योंकि क्रिटिकल केयर के अंदर ऑन्कोलॉजी सेगमेंट भी आता है। तो अभी कैंसर का जो आज जो हॉस्पिटल का अगर आप खर्चा देखेंगे, जो पेशेंट्स खर्च कर रहे हैं, या तो कार्डियोलॉजी में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है या आज कैंसर केयर में ज्यादा खर्च हो रहा है। तो यही दो जो हमें फील्ड्स जो नजर आ रही हैं जहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं मेनली इसी फील्ड के अंदर काम आएंगे और इसमें काफी बड़ी मार्केट है। इंडिया में भी मार्केट ग्रो हो रही है धीरे धीरे और साथ में आज ग्लोबल मार्केट भी काफी बड़ी है। तो ये कब तक प्रोडक्ट्स फाइनली मार्केट में आएंगे और ये आपकी ओवरऑल बिजनेस का कितना बड़ा हिस्सा बन सकते हैं बैद साहब? देखिए अभी हमने उसकी प्रोजेक्शन नहीं बनाई कि कितना बड़ा हिस्सा बनेंगे, पर ये प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी कार्डियोलॉजी के और क्रिटिकल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और ये कंटिन्यूअस साइकिल है जहाँ पे प्रोडक्ट्स हर साल हम 5 से 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। तो टारगेट यही है कि हर जो कार्डियोलॉजी और क्रिटिकल केयर फील्ड है उसके अंदर करीब 20 से 25 प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए अगले 4-5 सालों के अंदर, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं कितनी जल्दी हम मार्केट में ला सकते हैं। पर टारगेट यही है कि कोशिश यही है कि इन प्रोडक्ट की रेवेन्यू भी हमारी जो है आज की तारीख में सब्सटैंशियल रेवेन्यू बने। आज हमारा इन्फ्यूजन वास्कुलर एक्सेस बहुत बड़ा बिजनेस है, वो करीब 70% हमें रेवेन्यू देता है। तो इन प्रोडक्ट से मुझे उम्मीद है कि आगे जाके हम 15% रेवेन्यू इन प्रोडक्ट से भी जनरेट कर सकें अगले 4-5 सालों के अंदर। तो FY25 के लिए अगर इस कॉन्वर्सेशन को सम अप किया जाए, आप रफली क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ के लिहाज से? क्या आपके टारगेट्स हैं? देखिए इस साल का हमने ऑलरेडी गाइडेंस दिया 22 से 24% ग्रोथ का कंपनी का, और पहले क्वार्टर हमने करीब 20% ग्रोथ की है ऑलरेडी। और जो EBITDA का हमने गाइडेंस दिया था हमने करीब 26% हमने लास्ट ईयर किया था। इस साल हमने करीब 100 से 150 पिप्स इंप्रूवमेंट का हमने गाइडेंस दिया है। तो हमें लग रहा है हम 27 से 27% EBITDA कर पाएंगे इस साल। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू सर FY25 के लिए। स्टॉक इनफैक्ट जब वो QIP की बात हो रही थी अच्छे खासे एक्शन में था, अब ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट करके 2300 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इस बीच टेक्नोलॉजी कंपनियों को रेडार पर रखते हैं क्योंकि आज सुबह से आपने नोटिस किया होगा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर में एक बड़ा हिस्सा इन्फोसिस का है और IT को लेकर वैसे भी थोड़ा सा उत्साह लौटता हुआ दिखाई दिया जब हमने फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का बयान सुना कि अब वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, इकॉनमी स्थिर है और शायद वो रेट कट्स जल्द ही आएंगे। ऐसे में IT स्टॉक्स फोरफ्रंट पर रहते हैं। जितना रिएक्शन तेजी की तरफ बना है, क्या इस समय नई पोजीशन लेने का आपको मौका मिल रहा है या नहीं? किस तरह के वैल्यूएशंस हैं, कितना एक्शन इन स्टॉक्स में बना है, इस सब पर एक अपडेट लेते हैं सुमित के साथ। सुमित बताइए क्या है हाल IT स्टॉक्स का? तो नए रिकॉर्ड स्तरों के करीब IT इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस तेजी के बाद इस सेक्टर में क्या महंगा क्या सस्ता,
एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सेक्टर के रिटर्न के ऊपर। 1 महीने में 2%, 3 महीने में 29%, 6 महीने में 11%, इस साल अब तक 17% और करीब करीब 1 साल में 35% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। ये निफ्टी और आईटी, निफ्टी आईटी का कंपैरिजन है। 2020 में निफ्टी आईटी जो कि 55% चला, निफ्टी करीब 15% के आसपास की तेजी रही। 2021 में निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया 60% की तेजी के साथ, 24% निफ्टी की ग्रोथ रही। 2022 तक आते थे निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, 26% की डी ग्रोथ रही। निफ्टी आईटी में 4% की तेजी देखने को मिली, निफ्टी में 4% तेजी देखने को मिली। 2023 में निफ्टी आईटी 24% चला और निफ्टी करीब करीब 20% के आसपास की तेजी यहां रही। और 2024 में अब तक 17% निफ्टी आईटी चल चुका है और निफ्टी करीब करीब 15%, स्लाइटली आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी में देखने को मिली है। इन्हें निफ्टी का मल्टीपल है मौजूदा करीब करीब 33 या फिर कह लीजिए 34 के मल्टीपल पर निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। ये केपीआईटी टेक जो कि सबसे महंगों में शुमार होता है, निफ्टी आईटी की सबसे महंगे वैल्यूएशन फिलहाल केपीआईटी टेक के हैं। 76 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है क्योंकि बढ़िया 50% की 5 साल में ग्रोथ भी देखने को मिली है। इसी के साथ आता है परसिस्टेंट, करीब 66 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल में मुनाफे में ग्रोथ करीब करीब 27% के आसपास की देखने को मिली है। टेक महिंद्रा निफ्टी आईटी का सबसे महंगा निफ्टी का एक स्टॉक जो है वो है 64 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ, हालांकि मुनाफे में डी ग्रोथ रही है 5 साल में 11% के आसपास की। टाटा एलेक्सी 61 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल का मुनाफे ग्रोथ करीब करीब 22% के आसपास देखने को मिली है। कोफोर्ज में 50 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और मुनाफे ग्रोथ 15% के आसपास देखने को मिली है बीते 5 साल के दौरान। एलटीटीएस करीब 46 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 11% के आसपास देखने को मिली है। ओरेकल हालिया बढ़िया तेजी 41 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल के मुनाफे ग्रोथ करीब करीब 10% देखने को मिली है। एलटीआईएम 37 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ करीब करीब 25% के आसपास देखने को मिली। एम्फेसिस 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ करीब 8% के आसपास देखने को मिली। और इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस 35 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ महज 8% के आसपास देखने को मिली है। अब कुछ सस्ती कंपनियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का, 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 18% के आसपास है। रिसेंटली बायबैक भी अनाउंस किया। विप्रो निफ्टी का सबसे सस्ता आईटी स्टॉक विप्रो है, 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 4% के आसपास है। ई क्लर्क्स 26 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ, करीब करीब 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 18% के आसपास देखने को मिली। जेंसार टेक 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 17% के आसपास यहां पर भी देखने को मिली। एक अच्छी वैल्यूएशन पर बिरला सॉफ्ट 27 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ, करीब करीब 18% के आसपास की 5 साल की मुनाफे ग्रोथ। ऑल टाइम हाई पे एचसीएल टेक 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 9% के आसपास की मुनाफे ग्रोथ देखने को मिली। इन्फोसिस करीब 29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, यहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ है, 11% के आसपास की 5 साल की मुनाफे ग्रोथ रही। मास्टेक करीब 31 के मल्टीपल पर है, 26% के आसपास की ग्रोथ, एक बढ़िया वैल्यूएशन, लेकिन थोड़े अपर एंड या फिर कह लिए सेक्टर के आसपास है। साइंट करीब 34 के मल्टीपल पर और 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 9% के आसपास। और साथ ही साथ सास्केन करीब 34 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और 5 साल की मुनाफे ग्रोथ करीब डी ग्रोथ जो है वो 3% के आसपास देखने को मिली। तो ये पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन की समरी है और इन ऑल टाइम हाइस पे आप अकॉर्डिंगली यहां पर कॉल ले सकते हैं। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोनी पटनायक के पास चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। उसके बाद रचना वैद्य के पास जाएंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, मानस से चार्ट का चमत्कार और मिड कैप मंडा के लिए महेश जोशी। सोनी जी, आपका सस्ता ऑप्शन। जी अनुज जी, मेरा यहाँ पे रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में सितंबर सीरीज की 770 कॉल ऑप्शन खरीदने की यहाँ पे सलाह रहेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे हम देख सकते हैं कि आज एक अच्छा मोमेंटम है। 770 कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज आप 16 रुपए, 15 रुपए 50 पैसे इसी रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 11 रुपए का, पहला टारगेट है 21 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 24 रुपए का। ओके, आईसीआईसीआई प्रू की 770 की कॉल ऑप्शन आपका पहला, आई थिंक आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड। चलते हैं दूसरी ट्रेड के लिए रचना जी के पास। रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रही हैं आप? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं चूज करूंगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स को, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। इसमें रिसेंटली ही मोमेंटम आया है और अगर यहाँ का रेजिस्टेंस जो है 685 के आसपास का, वो अगर वो सक्सेसफुली निकाल देता है, जिसकी पूरी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, तो हम इसमें और फर्दर अपसाइड की मूवमेंट स्ट्रांग होती हुई देखेंगे। यहाँ पे 680 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करना चाहिए और अपसाइड पे इसका पहला टारगेट होना चाहिए 695 और उसके बाद 700।
ओके तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का वो ट्रेड जो रचना जी आपके लिए मेंशन कर रही है, स्टॉक में मोमेंटम भी आ रहा है, करीब 17 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। मानस बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें तो बजाज फाइनेंस ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक कैचअप रैली देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे बजाज फाइनेंस में खरीदारी करनी है 7989, माफ करिएगा 6789 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 6789 का स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 7000 रुपए के बजाज फाइनेंस में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। सितंबर मंथ का 6900 का कॉल ऑप्शन जो 185 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 144 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 260 रुपए के टारगेट सेट करिए बजाज फाइनेंस के 6900 के कॉल ऑप्शन। ओके अब मयूरेश के पास आ जाए। मयूरेश आपकी पिक। अनुज आई थिंक डिक्सन टेक के साथ हम हमारी पॉजिटिव व्यू बरकरार रखेंगे। दो चीजें, एक जो रिजल्ट्स आए थे काफी शानदार थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी शानदार लग रही है, क्योंकि जो ये क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं, टेलीकॉम क्षेत्र से हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल से हो, OEM तो है ही है इनके साथ, बट ये जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इससे इनकी जो 3.9% पे जो मार्जिन है, इसमें एक जबरदस्त इजाफा देखा जा सकता है। ऑब्वियसली PLI schemes are going to benefit quite significantly, और जो एक्सपेक्टेशन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस, दैट विल प्ले वेरी वेरी पॉजिटिवली ऑन नंबर्स। बैलेंस शीट एज वी ऑल नो इज वेरी वेरी स्ट्रांग। एक्सपेक्टेशन यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी में अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है। तो डिक्सन टेक इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स। ओके तो एक ऑल टाइम फेवरेट डिक्सन टेक एक बार फिर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। बाय साइड का ट्रेड है ये। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से रैप कर रही हूँ। सोनी ने 770 का कॉल ICICI प्रू में सजेस्ट किया। तेजी का ट्रेड 17 पर है, 21 से 24 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। LIC हाउसिंग फिर रचना ने पिक किया है 695 700 का ये मौका। यहाँ पर बजाज फाइनेंस पसंद है मयूरेश को। चार्ट का चमत्कार में 7000 का टारगेट ये दे रहे हैं, वरना आप 6900 की कॉल भी ले सकते हैं। मानस दे रहे हैं, बेग योर पार्डन। और डिक्सन टेक मयूरेश को पसंद आ रहा है, जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा मौका है। इंतज़ार हम कर रहे थे 25,078 का, घूम के आ गई गाड़ी 25,000 पर। अनुज थोड़ा सा रिवर्स गियर में गाड़ी। हाँ आई थिंक हर्षदा मार्केट थोड़ा टीज कर रहा है हमको, थोड़ा टीज कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा हमको लग रहा है ये थोड़ा चलाना बंद करना पड़ेगा नीचे, जो हम काउंटडाउन चला रहे थे, और थोड़ा सा बिल्डअप बंद करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आई थिंक वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही आएगा ऑल टाइम हाई। अगर हम बिल्डअप करते रहेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें ऑल टाइम हाई के आसपास होंगी। निकलेगा ऑल टाइम हाई और चांसेस हैं कि इसी सीरीज़ में निकलेगा। तो अभी तो 2 दिन और बाकी हैं। आज तो मंगलवार ही हुआ है, बुधवार और बृहस्पतिवार बाकी है अभी तो। और यू नेवर नो, अभी आखिरी के 45 मिनट्स में भी मार्केट एक मूव बना सकता है। लेकिन दिक्कत फिर वही बैंक निफ्टी, वहीं से स्लाइड इस समय भी आया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज टेक्निकली आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से एकदम से गिरा ये टुवर्ड्स द एंड, ये कहाँ पर हम 51,400 पर थे, अब हम 51,200 समथिंग पर आ गए। तो ये आई थिंक इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी डे हाइपर है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक तो बैंक निफ्टी की है, और एक आज थोड़ा समहाउ FMCG नेम्स में थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिला। ITC, लीवर, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज रिलायंस ने डिसअपॉइंट किया मार्केट को, क्योंकि रिलायंस से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि AGM से पहले अच्छी खासी बाइंग होगी, लेकिन आज जिस तरीके का रिलायंस का प्राइस पैटर्न है उसने थोड़ा सा निराश किया। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब निफ्टी रेड में भी आ गया, लेकिन खैर ऑल टाइम हाई तो आना है, आज नहीं तो कल। इंतजार तो रहेगा। वैसे 25,008 पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। वैसे हम 5 पॉइंट दूर ही थे, तो प्रैक्टिकली उधर पहुंच गए हैं, बस उस लेवल को पार करके उसके ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे इस मोड पर। जब लौटेंगे तो दीपक शनॉय हमारे साथ जुड़ेंगे कैपिटल माइंड के। उनसे बातचीत होगी कि इन लेवल्स पर 25,000 के ऊपर मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। फटाफट लौटते हैं। बहुत पैसा आ रहा है मार्केट में, तो आपको भी अब मैनेज करने का थोड़ा सा लग रहा है कि एक आपको भी एक शौक चला है मार्केट में पैसा मैनेज करने का। आपको कोई म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिल गया है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये, तो आपको सबसे पहले तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और बताइए कि अब एज अ फंड मैनेजर आपका क्या व्यू है मार्केट पर?
No, thanks अनुज जी। आई थिंक दिस इज अभी तो काम अभी स्टार्ट करना है और काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कहा आपने। लेकिन जो मार्केट का अभी जो सिचुएशन है वो 25,000 पे निफ्टी है, उसकी जो पी रेशियो है वो 23 टाइम्स है अर्निंग की। और ये इसलिए भी है क्योंकि लास्ट जो क्वार्टर में जो अर्निंग्स आए थे वो थोड़े से एक तरह से निराशाजनक थे, क्योंकि काफी जो सेक्टर्स अच्छे चल रहे थे वो उनके उन सेक्टर्स में इलेक्शंस की वजह से आई थिंक थोड़ी सी मतलब रुकावट आई थी। और दूसरा जो रिटेल कंजम्पशन है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया हुआ है। तो उसकी वजह से आई थिंक तो बैंक्स और जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनका सबसे ज्यादा वेट होता है निफ्टी में, उनकी अर्निंग्स में मतलब आई थिंक थोड़ा सा कट हुआ है। इनफैक्ट इंक्रीज ग्रोथ नहीं हुआ है, डी ग्रोथ हुआ है एक तरह से काफी सारी कंपनीज में। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी रिकवरी इसकी जो ऑफसेटिंग रिकवरी है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से जो नहीं हुआ था, अभी जो स्पेंडिंग हो रही है उसमें लाइक एक तरह से उसका बदला लिया जाएगा इन अ वे, बिकॉज जो स्पेंडिंग नहीं हुई थी उसका इक्विवेलेंट स्पेंडिंग अब होगा गवर्नमेंट से। और डोमेस्टिक कंजम्पशन अब दिवाली और मॉनसून की वजह से शायद थोड़ा सा रिकवरी वहां भी आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि अगर इनफ्लोज इस तरह से आती रही म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में डायरेक्टली, और जैसे हम पीएमएस ये मैनेज करते हैं वहां पे भी अगर इनफ्लोज आती रही, तो आई थिंक इनफ्लोज की वजह से मार्केट का आई थिंक पॉजिटिविटी दिख रहा है, बिकॉज आई थिंक वो नीचे ज्यादा जा नहीं रहा है। अगर नीचे जाता भी है तो 2-3% नीचे जाके फिर वापस ऊपर आ जाता है। बस यही ध्यान रखना है कि कोई जियोपॉलिटिकल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी इवेंट अगर आ जाता है तो उस वजह से फिर जो लिक्विडिटी की वजह से जो मार्केट ऊपर हो रहा है, आई थिंक वो नहीं होगा। और फिर वहां पे तब करेक्शन आएगी अगर लार्जली लिक्विडिटी बाहर से किसी भी रीजन से, अगर कोई वॉर हो या कुछ। इनफैक्ट अब तो 2 वॉर हो चुके हैं लास्ट 2 इयर्स में, लिक्विडिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तभी मार्केट्स करेक्ट होंगी, ना कि वैल्यूएशन से। प्योर वैल्यूएशन से यूजुअली मार्केट्स कभी गिरती नहीं है। बिल्कुल। अच्छा दीपक, एक चीज़ जो मार्केट को आई थिंक थोड़ा परेशान कर रही है वो है बैंक्स, खासतौर से HDFC बैंक, क्योंकि इतने सालों की अंडर परफॉर्मेंस और स्टॉक चलने को तैयार नहीं। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या फाइनली लोगों की पेशेंस रन आउट होगी? ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो सिचुएशन है 4 क्वार्टर्स में आपको जो रिजल्ट्स नजर आए वो HDFC ने ऐसे बताया जैसे उनके 28% प्रॉफिट ग्रोथ है या 30% प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन वो थी नहीं एक्चुअली। क्योंकि वो जो बता रहे थे HDFC बैंक पहले वाली जो बिफोर द मर्जर HDFC के मर्जर से पहले के अर्निंग्स को लेके, और फिर जब मर्जर के बाद आपके अर्निंग्स वैसी मर्जर के साथ अर्निंग्स इंक्रीज तो होती हैं, उसके साथ बताया। लेकिन अगर आप एडजस्ट करो तो अर्निंग्स वैसे ही 1%, 0%, -2% ऐसे चल रहे थे लास्ट 4 क्वार्टर में। ये जो क्वार्टर चल रहा है ये पहला ऐसा क्वार्टर होगा जहां पिछले साल भी मर्ज एंटिटी थी और इस साल भी मर्ज एंटिटी। तो हमें नजर आएगा कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने ऑलरेडी अपने रिटेल एक्सपोजर को काफी कम किया हुआ है, और बाय द वे हमारा थोड़ा पोजीशन है उसमें इन HDFC बैंक। लेकिन इसमें ये जरूर है कि आई थिंक वो ये स्टॉक को ऑलमोस्ट बोल दिया गया है कि बस अब खत्म, ये स्टोरी और ज्यादा चलेगी नहीं, इसलिए 3 साल से आई थिंक वहीं पे है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे थोड़े से सरप्राइजेस आ सकते हैं अपसाइड में लॉन्ग टर्म में। अभी 1-2 क्वार्टर तो आई थिंक और देयर विल बी सम मोर डैमेज, मोस्टली बिकॉज कि जो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो रहा है वो इतने फास्ट नहीं हो रहा है जितना पहले लोगों ने सोचा था। कि लोगों ने सोचा था कि बॉन्ड्स जब उनके रन ऑफ होंगे तो डिपॉजिट इंक्रीज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं बट उस पेस पे नहीं हुए हैं, और अभी भी उनके उनका जो निम है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड ही है। आई थिंक नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स तक कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। और मुझे ये भी लगता है कि सारे बैंकों को अपने निम्स कम करने होंगे, नहीं तो उनकी ग्रोथ नहीं आएगी। तो उस वजह से शायद वैल्यूएशंस करेक्ट हुए। जो 30 टाइम आप अर्निंग देते थे, 5 टाइम्स बुक, आप 4.5 टाइम्स बुक देते थे आप उस बैंक को, अब आप कम देने लगे हो। तो आई थिंक इट इज रीजनेबली वैल्यूड नाउ कंपेयर टू अर्लियर।
लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अब इस सिचुएशन में बैंक्स को स्ट्रांग होना जरूरी होगा। उनकी जो इक्विटी रेशियोज हैं वो काफी स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ेगी, उनको जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे छोटे बैंकों में ज्यादा रिस्क लग रहा है और बड़े बैंकों में अब कम रिस्क हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो इसलिए मुझे आई थिंक रिस्क के हिसाब से इट्स अ बेटर ट्रेड टू लुक एट द लार्जर बैंक्स लाइक HDFC, ICICI और कोटक। ओके, लगे हाथ NBFCs। दीपक, गुड आफ्टरनून। ये श्रीराम फाइनेंस, आपके बजाज फाइनेंस, एक बहुत इंटरेस्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस इस साल में अब तक आपको नियरली 60% तक का रिटर्न दे चुका है। एंड आई डोंट रिमेंबर लास्ट ईयरली रिटर्न्स इस कंपनी ने ऐसे कब दिखाए थे। क्या करंट लेवल्स पर पहले तो ये अट्रैक्टिव है, दूसरा क्या ड्राइव कर रहा है? क्या ऑन ग्राउंड वाकई में काफी बड़ा पिकअप देखने को मिल रहा है डिस्बर्समेंट्स में या फिर जो लोन्स देते हैं उसमें? वैसे श्रीराम फाइनेंस के जो रिजल्ट्स है अभी देखे नहीं रिसेंटली। आई थिंक मुझे इनफैक्ट मुझे याद आया कि आपने जब बोला कि पता नहीं लास्ट टाइम कब था, आई थिंक वो लास्ट टाइम 2017 था जब श्रीराम फाइनेंस एक साल में आई थिंक 60-70% ऊपर गया था एक ही टाइम पे। लेकिन उसके बाद IL&FS क्राइसिस हुआ और उस IL&FS क्राइसिस में आई थिंक काफी डैमेज हुआ था उस स्टॉक को, क्योंकि उनकी जो होल्डिंग कंपनी है उसमें भी थोड़ी से प्रॉब्लम्स थे। तब उसका नाम था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और एक और कंपनी थी श्रीराम सिटी यूनियन, अब वो मर्ज होकर श्रीराम फाइनेंस हो गए। आई थिंक ओवरऑल इनकी जो बुक्स हैं इनकी जनरली बुक्स में NPA ज्यादा होनी चाहिए। जिस तरह से वो लैंड करते हैं वो NPAs बाय नेचर थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, अभी वो थोड़े से कम है। एंड आई थिंक ऑल्सो दैट लेंडिंग ग्रोथ हैज इज नॉट देयर इन द बैंक्स, मतलब बैंक्स में उतना लेंडिंग ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इन कंपनीज में थोड़ी सी अगर ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो आई थिंक दैट वे दैट एडजस्टमेंट इज देयर। पर मेरे पास प्योर फंडामेंटल्स पे तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका जरूर ये है कि इनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो हमेशा से ज्यादा ही रही है। तो बजाज फाइनेंस की सबसे कम हुआ करती थी और श्रीराम फाइनेंस की ज्यादा हुआ करती थी। उनकी रिटेल बॉन्ड्स भी हैं जिसमें वो 12%, 11.5%, 13% तक देते थे और उनकी जो लेंडिंग रेट्स है वो काफी ज्यादा थी, 20% से ज्यादा। तो उनके जो ओवरऑल निम्स हैं वो ज्यादा ही हैं और इसलिए उनका क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा हुआ करता था। अभी इनकी जो कॉम्पिटिशन है, जिनके लो कॉस्ट थे उनके कॉस्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि जब बैंक्स NBFCs को लेंड करते हैं RBI के नए रीसेंट सर्कुलर से, उन्होंने बैंक्स को अभी ज्यादा कैपिटल रखना पड़ रहा है अगेंस्ट अ लोन गिवन टू NBFCs। तो उस वजह से बाकी NBFCs के कॉस्ट भी ऊपर हो गए। तो इन अ वे रिलेटिवली स्पीकिंग श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा उनका तो इनपुट कॉस्ट वाज ऑलरेडी हाई, तो उनको उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। कंपैरेटिवली दूसरे कंपनीज को आई थिंक ज्यादा तकलीफ हुई है। बट आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ श्रीराम इटसेल्फ, मैंने ज्यादा उतना रिसर्च नहीं किया है। दीपक जी, इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक डायमेंशन और जोड़ना चाहूँगा। स्पेशली गोल्ड प्राइसेस को देखते हुए 72,500 की ट्रैजेक्टरी की तरफ अब गोल्ड है। आपका झुकाव NBFC कॉस्ट कंपोनेंट सबका वही रहेगा, बट क्या झुकाव आपका थोड़ा सा गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे होगा क्या? एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें हुई हैं वीरेंद्र जी। जो एक्चुअली जो गोल्ड प्राइसेस है वो कम हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने गोल्ड की जो ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो कम करी हुई थी। तो अब वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्राइसेस आई थिंक इसलिए इंक्रीज हुए हैं कि लोग समझ रहे हैं कि देखो अब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन यूजुअली ये शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके बाद डिमांड उतनी अगर नहीं है तो गोल्ड प्राइसेस वापस नीचे भी आ जाएंगे। तो गोल्ड प्राइसेस की वजह से हमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस की वजह से कर भी रहे हैं तो एक्चुअली गोल्ड प्राइसेस 74-75 के हजार के करीब थे, फिर 69,000 हो गए थे वो बजट के बाद, और फिर अब थोड़े से बढ़ के 72 हो गए हैं क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्राइसेस उठे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली दे आर लेस अट्रैक्टिव देन बिफोर द बजट। मतलब बजट से पहले अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो बजट के बाद और अभी भी आपको अच्छे नहीं लगने चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड प्राइस पे नहीं, इनके रिकवरेबिलिटी पे बेट करना चाहिए। कुछ ऐसे कंपनीज है जो बेनिफिट हुए थे रिसेंटली IIFL की गोल्ड लैंडिंग बैन से, जिसमें IIFL वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स और फिर मुथूट और मणप्पुरम
उनको थोड़ा सा मतलब दे गॉट टू मूव इनटू दैट स्पेस, वो उस स्पेस में उनको मतलब जगह मिल गई क्योंकि आईएफएल और लैंड नहीं कर सकते थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आईएफएल का डिसीजन अगर रिवर्स हो तो फिर यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो जाए। तो ये सारे रिस्क्स हैं। हमारे पास कोई होल्डिंग नहीं है अभी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में, लेकिन इन जनरल मुझे लगता है इधर रेगुलेटरी ओवरहैंग ज्यादा है और रिस्क रेगुलेटरी ओवरहैंग का है और फिर कंपटीशन का है अगर आईएफएल को फिर से लैंड करने दिया जाए तो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम शायद आज एनबीएफसीज पे ही पड़े रहेंगे या फिर फाइनेंस पे ही पड़े रहेंगे। बट नॉन लैंडिंग पार्ट, वहाँ पे आप देखिए सीडीएसएल ने इसी मंथ अपना करियर का हाई लगाया। एमसीएक्स को देखिए आप, बीएससी ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। तमाम ब्रोकिंग कंपनी, हालांकि ब्रोकिंग कंपनियों में ये था कि आई थिंक वो रेस्ट्रिक्शन ऑन डेरिवेटिव्स एंड स्पेशली इन ऑप्शंस, वो आई थिंक उनका एक जो कंपोनेंट है इनकम का उसको कमज़ोर करेंगे। बट दैट नॉन लैंडिंग पार्ट विद इन द फाइनेंशियल्स, आपको वो कैसा लग रहा है इस वक्त? एक्चुअली वो पार्ट हम वहाँ पे हम काफी इन्वेस्टेड हैं, इनफैक्ट ब्रोकर्स में भी थे और बीएससी में भी थे, पर उनमें हमारी पोजीशन हमने इसलिए निकाल दी थी क्योंकि वो अनसर्टेनिटी था किस तरह से रेगुलेशन आएगा। अभी भी है अनसर्टेनिटी। आई थिंक इवेंचुअली जब वो रेगुलेशन आएगा तब हमें देखने को मिलेगा कि सिचुएशन किस तरह से बेटर होता है, या फिर बीएससी के लिए बेटर होगा कंपेयर टू एनएससी, या फिर रेगुलेशंस बहुत ही टाइट हो जाएंगे। हमें बस रेगुलेशन के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो कंपनीज हैं जैसे सीडीएसएल है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है, एंड अ फ्यू अदर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। जैसे अगर आप आज नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हो तो आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल में एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और अपने शेयर्स अपने खुद की कंपनी में उस डीमैट अकाउंट में डालना पड़ेगा। कोई भी अगर इंडिया में कंपनी खोलता है तो उसके सारे शेयर्स कंपल्सरीली डीमैट ही होंगे। आप अगर एआईएफ में इन्वेस्ट करते हो, आप अगर एचएनआई हो एआईएफ में इन्वेस्ट करते हो, तो एआईएफ के यूनिट्स कंपल्सरी डीमैट हो जाएंगे। ऐसे जो कंपल्सरी डीमैट वाले रूल्स लगाए गए हैं वो इसलिए हैं कि जो फिजिकल शेयर्स पहले हुआ करते थे उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हैं ट्रेसेबिलिटी की और फिर कब किसकी और ट्रांसमिशन की। तो ये चीजें उन्होंने कहा कि अच्छा आप डीमैट में डाल दो तो ठीक हो जाएगा। कल को इसी तरह से और ऐसे सिक्योरिटीज अगर डीमैट में आने लगे तो कंपनीज लाइक सीडीएसएल विल ओनली बेनिफिट। और इनकी जो होल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे आरटीएस हो, चाहे डिपॉजिटरीज जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल हैं, आई थिंक इनमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही है। शायद प्राइसेस थोड़े से पहले रन कर जाएं जैसे अभी कर गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के बहुत अच्छे हैं। जो अभी है उसका आई थिंक लैंडस्केप उसका 3 गुना 5 गुना होगा इन द नेक्स्ट 5 to 7 years। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में स्टोरी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हो सकता है कि ओवर वैल्यूएशन हो, करेक्शन हो जाए। अच्छा दीपक, आपने ओला इलेक्ट्रिक में पैसा डाला था क्या, या फिर आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद डाला क्या? अभी नहीं, क्योंकि हम वेट करते हैं कि एक बार अर्निंग्स आ जाए, हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें। तो अभी अर्निंग्स आई थिंक नेक्स्ट कमेंट्री क्या रहेगी आपकी स्टॉक पर? आप सरप्राइज हुए क्या जिस तरीके से डबल हो गया लिस्टिंग के बाद? बिल्कुल। इनफैक्ट उन्होंने कुछ कोई तो कॉन्फ्रेंस किया था जिन्होंने उन्होंने अनाउंस किया था कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, बाइक्स रिलीज कर रहे हैं और बैटरी सेल्स उनकी जो रिलीज होंगी। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी उनकी अच्छी है। और एक चीज उन्होंने रिवील करी थी जो उन्होंने आईपीओ में शायद तब उतनी डिटेल में नहीं रिवील करी थी, कि उनके जो बैटरी इकोसिस्टम में कुछ तो उनके जो एक्सपेंसेस थे वो थोड़े से फ्रंट लोडेड थे। मतलब आईपीओ से पहले उनके खर्चे ज्यादा थे इन टर्म्स ऑफ डिप्रिसिएशन एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अर्निंग्स प्रोफाइल में चेंज आएगा आगे जाके। अब ये प्रॉफिट का अभी पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट अर्निंग्स प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज होगा। उसकी वजह से एक नया फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आया है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा रिजल्ट्स के बाद जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर और प्लान्स बताते हैं कि ये कैसे आई थिंक फॉर्मलाइज होंगे और ज्यादा होंगे। अभी तो मेरे हिसाब से हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी कि हम इसको लेके अभी इन्वेस्ट कर सके। लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन आता जाएगा, आई थिंक इफ इट इज अ गुड इफ इट कंटिन्यूज टू मेंटेन कि यहाँ से जो एग्जीक्यूशन ठीक तरह से करते जाएं और दे मूव टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट भी दिख रहा है,
तो उस टाइम पे हम जरूर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो नई टेक्नोलॉजी कंपनीज है आई थिंक हमें इन जनरल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई थिंक लैंडस्केप बहुत बड़ा है इनका, लेकिन एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है। और अगर आप एग्जीक्यूट अच्छी तरह से नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाओगे, तो फिर स्टॉक मार्केट में आपका प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक दैट इज द की। दीपक, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर ऑन दैट म्यूचुअल फंड लाइसेंस। वो जल्द ही हम देखेंगे प्रोडक्ट कैपिटल माइंड की तरफ से आता हुआ। अच्छा, इस बीच 25,000 के ऊपर एक बार फिर लौटता हुआ 25,025 के लेवल्स निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक जो 100 पॉइंट से ज़्यादा 100 पॉइंट नीचे तक ही बड़ा दिखा रहा था, उसमें भी अब 150 पॉइंट तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए इस बीच फटाफट से यहाँ पर रियल एस्टेट की बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, और वो इशारा कर रही है कि आगे इन स्टॉक्स में जोरदार तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर। और तो हर्षदा, देखिए जो आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, वो रियल एस्टेट पे है, और जो व्यू है मॉर्गन स्टैनली का एज अ हाउस वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है रियल एस्टेट सेक्टर पे। हालांकि क्योंकि स्टॉक और सेक्टर्स में पूरा का पूरा एक तेजी का माहौल बन चुका है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पिछले 6 महीने में थोड़ा कम हुआ है। ऑब्वियसली मॉर्गन स्टैनली की थोड़ी बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जहां इनको लगता है स्टॉक फुल्ली प्राइस्ड है, पर लेकिन बहुत सारी स्टॉक्स अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इनफैक्ट इनको लगता है कि डीएलएफ, ओबेरॉय, प्रेस्टीज जो प्रीमियम रियल एस्टेट में है, यहाँ शायद आपको एक थोड़ा स्लो डाउन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है वैल्यूएशन के लिहाज से भी, और कहीं ना कहीं प्री सेल्स में भी आपको थोड़ी बहुत लग्जरी सेगमेंट में दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक कि स्मॉलर कंपनियों का सवाल है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, शोभा, ये सब स्टॉक्स जो हैं अभी भी पसंद आ रहे हैं मॉर्गन स्टैनली को, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक हैं और कहीं ना कहीं साइज़ जो है इनकी छोटी है, बेस छोटा है, जिसके कारण ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। आगे जाके मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि जो रेंटल रियल एस्टेट है, यहाँ आपको नेक्सस को प्रेफर करना चाहिए ओवर फिनिक्स, क्योंकि वैल्यूएशन नेक्सस के अच्छे हैं और कैश फ्लो और डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ये रीट फंड की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ऑल इन ऑल गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी एक स्टॉक है जो मॉर्गन स्टैनली को करंट लेवल्स पे पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से अभी भी मॉर्गन स्टैनली को लगता है टेबल पे अपसाइड बनी हुई है। ओके, टेबल पर अपसाइड है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, ये मानना है मॉर्गन स्टैनली का। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं और यतिन के पास वापस चलते हैं एक बार डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, डीलर्स की नज़र कहाँ पर? हाँ, तो दो स्टॉक्स जो सितंबर सीरीज के लिहाज से और ये इस एक्सपायरी वीक के लिहाज से डीलर्स के रडार पे है। सबसे पहले जीएमआर इंफ्रा, थोड़े दिनों पहले यहाँ ब्लॉक डील्स भी होती हुई नजर पड़ी। डीलर्स का मानना ये है यहाँ 97-98 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये स्टॉक में एक बीटीएसटी का ट्रेड लोअर लेवल्स पे आप कर सकते हैं। और लुपिन, ये एक भी स्टॉक फिर से एक बार रिजल्ट सीजन के बाद डीलर्स के लिस्ट पे आया है। एफआईएस यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स की अगर आप माने तो सितंबर सीरीज में 2200-2250 तक के भी लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय डीलर्स की तरफ से रहा है। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी पर आएंगे। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? लगता है लेना चाहिए बिरला सॉफ्ट। ट्रेड करा है 647 पर, स्टॉप होगा 647 रुपीज का स्टॉप है। अपने मिले तो 675 भी पॉसिबल है बिरला सॉफ्ट, तो यस ध्यान देना चाहिए बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट 675 का टारगेट यहाँ पर। सोनिया, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, यहाँ पे मैं मारुति के साथ ही कंटिन्यू करना पसंद करूंगी। फ्यूचर्स में सेम लेवल पे अभी भी वहीं पे ही है, तो मुझे लगता है कि कल एक ऑटो का ही दिन रह सकता है। सो मारुति फ्यूचर्स में यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ के साथ होल्ड कर रहा है। जब भी अभी निफ्टी स्लाइड कर रहा था वो इसी लेवल पे ही है। सो मारुति फ्यूचर्स में कंटिन्यू कीजिए। स्टॉप लॉस 12,300 और टारगेट 12,900, 13,000 के पास। ओके, मारुति फ्यूचर्स 12,531 पे बाय कॉल आपकी कल के लिए। श्रीकांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए यहाँ पे आज हमने कुछ पावर स्टॉक्स में अच्छी खासी की तेजी देखी है। पीएफसी, आरईसी दोनों में अच्छा खासा मोमेंटम है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, यहाँ पे भी अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और ये स्टॉक कम से कम 205 से लेकर 210 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 195, 196 के करीब IEX को खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 189 पर। श्रीकांत, IEX बैन में है तो ये क्या डिलीवरी ट्रेड रहेगा? हाँ, अगर ये बैन में है तो बिल्कुल हमें इसके कैश में लेना पड़ेगा। बट अगर किसी FNO स्टॉक्स की अगर बात करनी है तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि वेदांता, ये अभी भी मुझे लगता है कि काफी एक अट्रैक्टिव स्टॉक है। इसे अगर खरीदते हैं 464, 465 पे, तो हमें लगता है कि 1 या 2 दिन में कम से कम ये स्टॉक 400
75,480 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से खरीदे, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा एट 459 का। बिल्कुल। वैसे खैर जो इवन गाबा सर ने सजेस्ट किया बिरला सॉफ्ट, वो भी बैन में है, तो उसको भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कैश में ले लें आप, डिलीवरी ट्रेड मतलब BTST कैश में ले जाएं। इतने स्टॉक्स बैन में आजकल कि बहुत टफ होता था इसको शायद याद ही नहीं maintain करना रहते। फाइल को। रचना जी आपके ट्रेड कैरी, अच्छा गाबा सर कुछ कह रहे हैं? हाँ गाबा सर। मैं दूसरा दे दूंगा, कोई चलेगा? चलेगा चलेगा। लुपिन 2172 पर ट्रेड कर रहा है। होप दिस इज नॉट इन बैन। 2152 का स्टॉप लगाना है 22 रुपए का। ये 2300 पार कर लेगा लुपिन। ओके, लुपिन फाइनली जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई। इनफैक्ट ये ऑल टाइम हाई है लुपिन का। चलिए रचना जी आपकी ट्रेड कल के लिए। जी गाबा सर ने लास्ट मोमेंट पे मेरा लुपिन ले लिया, बट नेवरदलेस बजाज ट्विंस ने आज अच्छा परफॉर्म करा है, तो आज हम बजाज फिनसर्व को चूज करेंगे। यहाँ पे 1723 के करीब का प्राइस है, 1705 का एसएल लगाएंगे यहाँ पे और लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को, तो 1740 एंड 50 के टारगेट्स के लिए इसको कैरी करेंगे। ओके, बजाज फिनसर्व 1723 पे आज B2 का बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग था। दोनों ही बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ने अच्छा मूव दिया। माना साहब का ट्रेड। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में वीरेंद्र जी खरीदारी करेंगे। स्टॉक ने करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 734 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 770 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, आईसीआईसीआई प्रू, ये आपकी कॉल है। चलिए अब ट्रेड्स पूरे हो गए, आते हैं रणनीति पर। अनुज 25,024 जिसे कहते हैं ना, संघर्ष अभी जारी है। दूरी बहुत नहीं है लेकिन वो बस अधूरी है, जैसे ना। रणनीति क्या रहेगी, लेवल्स टू वॉच फॉर टुमारो, और दोनों ही इंडस्ट्रीज पे क्यों? वीरू कैरी करना है, मतलब कोई नो ब्रेनर है फ्रैंकली, निफ्टी कैरी करना है। और अब आज तो मैं एक चीज़ ये भी कह रहा हूँ कि डरिए मत, हेज करने की भी ज़रूरत नहीं है मार्केट में। अपना लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। और सिंपल चीज़ है, एक वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, आपको गैप डाउन मिल जाएगा ना, आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा। जब तक मार्केट में अब क्रूशियल लेवल्स इंटैक्ट हैं 24,850, 24,900, तब तक अब मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। कल मुझे लग रहा है कि गैप अप के साथ शायद एक ऑल टाइम हाई निकाल ले, या नॉर्मली मार्केट ने हो सकता है सोचा हो कि थर्सडे को सीधा एक्सपायरी वाले दिन ही ऑल टाइम हाई निकालेंगे। प्रैक्टिकली तो ऑल टाइम हाई निकल चुका है। लेकिन कन्विक्शन अभी भी निफ्टी पर है, कन्विक्शन अभी भी स्टॉक्स पर है। समहाउ बैंक निफ्टी में अभी भी वो कन्विक्शन मिसिंग है। तो बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें अकेला। हालांकि बैंक निफ्टी की आज की क्लोज उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी निफ्टी पर और मिड कैप पर इस समय थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन है। आईटी स्टॉक्स ये इस समय काफ़ी स्ट्रांग है, इन पर फोकस कर सकते हैं आप। मेटल्स, कमोडिटीज़, इन सब पर फोकस कर सकते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से कल के लिए अप्रोच रहेगी। बेसिकली आपको लॉन्ग कैरी करना है, लॉन्ग कैरी करना है आपको, और स्पेशली कन्विक्शन निफ्टी पे परसिस्ट कर रहा है। ऑल्दो निफ्टी बैंक का क्लोज भी किसी लिहाज से ख़राब नहीं है, बट निफ्टी पे कन्विक्शन ज़्यादा है। आइए ब्रेथ देखते हैं। देखिए ब्रेथ को देखने का तरीका कुछ और होगा, क्योंकि अब रोलओवर्स जो है वो फुल फ्लेज स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट अब 2 दिन बचे हैं, तो उसको जहन में रखते हुए आइए फिगर्स को देखते हैं। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। आपकी स्क्रीन पे डिजिट्स क्या है, 2 लॉन्ग। नेचुरली आपको इस करंट मंथ में लॉन्ग विजिबल ही नहीं होंगे, इक्का दुक्का काउंटर्स होंगे। शॉर्ट कवरिंग 93 में क्वाइट पॉसिबल यही होगा, और शॉर्ट मात्र 1 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 86 में। तो सिर्फ हमें सरोकार रखना है उस आई थिंक सेकंड फिगर्स से, जो कि 93 की है। खैर आइए जरा सारी फिगर्स को देखते हैं एक करके। लॉन्ग कहाँ था, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक करके लेके आइए। शॉर्ट कवरिंग, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। उसके बाद तो कुछ REC, PFC, चोला, IEX, बिरला सॉफ्ट। याद रखिएगा बिरला सॉफ्ट बैन में था, तो यहाँ पे कवरिंग होगी नेचुरली। तो ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स लॉन्ग अनवाइंडिंग लेके आइएगा। सिंजिन, कमिंस, टाइटन, JSW स्टील, भारत फौज, ये कुछ और काउंटर्स जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। 1-2 स्टॉक्स चलते चलते यहाँ पे फिर देख लेते हैं, जो इस पैनल ने कई बार कॉल दी भी है और अब एक बहुत अच्छे मतलब ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकाश सर, एक बार जरा HDFC AMC को देखिएगा सर, 2% ऊपर है एट 4497। वो जो ब्रेकआउट है लास्ट टू लास्ट वीक हमने पकड़ा था, वो अब तक सक्सीड चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वो सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है HDFC बैंक में सर, HDFC AMC पे आपका 4497। अब कौन सा क्लस्टर खुल रहा है सर यहाँ पे?
देखिए ऐसा है कि चार्ट बढ़िया है। 4200 में एचडीएफसी एएमसी ने बाय सिग्नल दिया था, उसका जो टेक्निकल टारगेट था 4400 4500 वो अचीव हो चुका। लेकिन आज जो ब्रेकआउट मिला है करीब 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मिला है, अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। स्टॉप होगा 4450 बस, अब 46 का नजर आता है टारगेट। लेकिन जो इसके स्ट्रक्चर है या लक्षण है, ये 46 भी पार करने का मैटर ऑफ टाइम। ये बढ़िया स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स एचडीएफसी एएमसी। HDFC AMC अच्छा मूव देता है, सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक बात और आपको माननी पड़ेगी कि आज HFCs में, मतलब NBFCs पूरे आज बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, HFCs में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। लास्ट मंथ का सबसे पेनफुल स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस आज एटलीस्ट अपने कुछ क्रिटिकल एवरेज को रीगेन कर रहा है। और जहाँ तक कैनफिन होम्स का सवाल है, 1.5% ऊपर रहा। कैनफिन होम्स का चार्ट जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्लियर है, और आई थिंक ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्टिव है कैनफिन होम्स पे है। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर रचना जी? कैनफिन होम्स पे आपका टेक इस वक्त 861 पे? जी, कैनफिन होम पे जहाँ तक बात है तो दिस इज लुकिंग गुड एंड यहाँ पे फॉलो थ्रू बन सकता है। कल के दिन में भी कंटिन्यूटी रह सकती है। अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहती है तो और भी ये चांसेस बढ़ जाएंगे। अपसाइड पे ये 870 और 85 की तरफ जाने के लिए रेडी है। डाउन साइड पे 850 का सपोर्ट को होल्ड करे, तब तक ये थ्योरी होल्ड करेगी। मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लेकर आइए। लास्ट 5 मिनटों में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मनी कंट्रोल पर एक खबर छपी है हर्षदा कि सरकार 24,000 करोड़ की बैंक गारंटी की डिमांड के वेवर पर विचार कर रही है। वाओ। और खैर अब सरकार इसमें हिस्सा ऑन करती है, और सरकार का कोई मन भी नहीं है इमीडिएटली हिस्सा बेचने का, होना भी नहीं चाहिए इस प्राइस पर मेरे ख्याल से। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। अगर ये वाकई में हुई तो वोडाफोन आइडिया इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें एकदम से काफ़ी टाइम के बाद वापस एक थोड़ा सा करंट आना शुरू हुआ है। तो उनके पास थोड़ा सा और कैपिटल लीवे रहेगा, है है ना, कि तुरंत सरकार को पैसे वापस नहीं करने। एग्जैक्टली। तो इसके लिए ये यहाँ पर एक समय खबर है, ध्यान रखिएगा। ये मनी कंट्रोल से खबर आ रही है, तो वो और हिस्सा बेचने की योजना नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है वो बैंक गारंटी वाली न्यूज़, उसको भी चलाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी खबर है यहाँ पर। उसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा हरकत में आया है। इस पर नजरें होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया आपके सामने करीब 1.1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीकांत, पहले तो क्योंकि वोडाफोन मेंशन हुआ है तो उस पर एक फटाफट से ट्रेडर के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या? आज लेके कल कुछ एक्शन बनेगा? अगर टेक्निकली देखें तो बिल्कुल इसने मल्टीपल टाइम्स एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ट्रेंड लाइन को काफी अच्छी तरीके से फॉलो किया है। तो राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी है, यानी कि यहाँ पे एक बाइंग डिमांड बिल्कुल है, साथ ही साथ एक स्लोपिंग लाइन भी बनी है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी है, लेकिन उसके एपेक्स पॉइंट पे आ चुका है, यानी कि यस, इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें बड़ा हो सकता है। तो टेक्निकल फॉर्मेशन यही दिखा रहा है कि मेजर ट्रेंड इसका अप है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। तो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि हम अपसाइड का ट्रेंड देख सकते हैं। करंट लेवल से लेना है तो बिल्कुल स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 1540, 1540 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 17.25 से लेकर 17.25 के। 17.25 से 17.25। और अगर वाकई में वो बैंक का गारंटी से कुछ छूट मिल जाती है इस कंपनी को, तो स्टॉक में अच्छा एक्शन बनता दिखाई देगा। और वही भुनाने की कोशिश इस समय वो स्टॉक कर भी रहा है। करीब 2 मिनटों में ये काउंटर इनफैक्ट 2% तेजी आई है। बिल्कुल, क्योंकि ये खबर अगर सही हुई तो मटेरियल पॉजिटिव है। और एक्चुअली इफ़ यू डू सिंपल अरिथमेटिक ना, तो समीकरण बैठता भी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की अब खुद की कंपनी ऑलमोस्ट हो चुकी है ये, तो वो थोड़ा चाहेंगे कि देखिए सर्वाइवल तो तय हो चुका है वोडाफोन आइडिया का, तो थोड़ा सा इस खबर में मुझे जूस लग रहा है, तो ये इसके लिए स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से। चले, तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड। अच्छा, एक और ट्रेड मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ L&T का। L&T में आज कार्यक्रम की शुरुआत में 2.5% के गेंस थे। इस समय सिर्फ 1.25% तक की तेजी रह गई है। 68 रुपीज़ के गेंस पर ये जाकर क्लोज हो रहा है। सोनी, आपकी राय क्या रहेगी? अगर आज पोजीशन है, अभी काटना है आखिरी 5 मिनटों में, या फिर कल के लिए कैरी करें? हर्षदा जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और आज भी सस्टेन कर रहा है
स्टॉप लॉस यहाँ पे 3650 तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसको थोड़ा सा री-एवरेज करना है वो भी पॉसिबिलिटी है, 3650 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। पोजिशनल प्ले में मुझे लगता है 3770 3800 एक बार टेस्ट कर सकता है, बट ये पोजिशनल प्ले रहेगा, सो इसलिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए L&T। अच्छा, बैन में कौन से स्टॉक्स जाएंगे और कौन से निकलेंगे वो पहले आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि दो स्टॉक्स पर हमने हमारे जानकारों को टोका था, एक बिरला सॉफ्ट, एक IEX, और दोनों में पोजीशंस कूल ऑफ हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि कल सुबह में आए और ये बैन से बाहर हों। बिरला सॉफ्ट, बलरामपुर चीनी, चंबल फर्टिलाइजर, RBL बैंक, ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन, IEX और आरती इंडस्ट्रीज, ये कुछ नाम है जो दरअसल बैन से बाहर निकलने की तैयारी में हैं। लेकिन इनकी जगह लेंगे हिंदुस्तान कॉपर दोबारा इस सीरीज में बैन का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। मनप्पुरम में 113% तक की पोजीशंस बन चुकी है। GNFC, बंधन बैंक, नैल्को, सेल, PEL, ये दूसरे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है कुछ पोजीशंस बढ़ती हुई और वो शायद बैन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ताज़ा अपडेट। वायदे के एक दो और स्टॉक्स जिनमें आज हमने देखी है एक्टिविटी, मेरी स्क्रीन पर अभी बर्जर पेंट्स आ रहा था, और सुबह में जिस तरह का कच्चे तेल का अपडेट आया था, लगा तो था कि यहाँ पर थोड़ा सा सॉम्बर मोड देखने को मिलेगा। डे लो से ये करीब 586 का हाई दिखा चुका है और हायर ग्राउंड पर ही क्लोज करेगा। मानस, क्या सलाह होगी बर्जर के साथ? एक बार एशियन पेंट भी देख लेते हैं। एशियन पेंट थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन बर्जर पेंट्स में थोड़ी सी एक्टिविटी बनी है आज। तो देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है बर्जर पेंट्स का। स्टॉक करेक्ट हुआ था 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, वहां से फिर रिवर्स हो गया। मेरे ख्याल से जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 569 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 610 620 की टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मौका है, 610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक हमने इस पर नज़र नहीं डाली, लेकिन आई थिंक न्यूज़ रूम की इसकी हम चर्चा कर रहे थे। KFin टेक देखिएगा 12-13% ऊपर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है आज। ऑफ कोर्स ऊपरी लेवल से हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है KFin में, लेकिन 1137। कावा जी, कोई चार्ट पर व्यू है क्या KFin का? फटाफट बताएंगे। KFIN, yes. Well, I think अप मूव ऑन है यहाँ पर। 1134 पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1100 को स्टॉप लगा चले, इसको अब भी चेस सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक हाई मिल सकता है और भी हाई जोन दिख सकते हैं। उसके बाद एंजॉय द राइड। ओके, KFin आपके स्क्रीन पे 1134.95 पे। निफ्टी आखिरी में और स्लाइड हुआ, अब 24993 पर, और निफ्टी बैंक 51180। तो क्लोजिंग शायद 25,000 के ऊपर ही हो। अब एक काम करते हैं, अनुज के पास चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। देखिए, मार्केट की क्लोज थोड़ी सी ख़राब रही, कोई नहीं, 24,993, लेकिन जैसा आपने कहा कि एडजस्टेड क्लोज शायद 25,000 के ऊपर ही हो। शायद कल तक का फिर वेट करना पड़े ऑल टाइम हाई के लिए। बैंक निफ्टी पूरा कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स द एंड। इवन IT में भी आज ज़्यादा गेंस टिके नहीं, हालांकि मिड कैप में अच्छी बढ़त थी, करीब 0.5% की, और स्मॉल कैप ने आज ऑल टाइम हाई लगाया, 1% ऊपर ये इंडेक्स था। एडवांस डिक्लाइन फिर भी एडवांसेस के फेवर में था, तो उस हिसाब से मार्केट ठीक ठाक था, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर। सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं एक बार, आज किस तरीके का रहा, कहाँ पर तेज़ी और कहाँ पर मंदी रही। सेक्टोरल हीट मैप फायर होगा आपकी स्क्रीन पर। फाइनेंशियल्स की आज एक्सपायरी थी, कुछ खास मूव यहाँ पर देखिए। जो डिफरेंशियल आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स में, वो पूरा NBFCs की वजह से। आज NBFCs में अच्छे मूव्स थे, बजाज फाइनेंस, चोला, इन सब में, इसकी वजह से डिफरेंशियल दिख रहा है आपको। बाकी CPSE में गिरावट थी आज। FMCG काफ़ी नीचे था, 1% के करीब नीचे था। फार्मा यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग थी आज, करीब 0.7% की बाइंग थी। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। पहले नीचे वाले स्टॉक्स की बात करते हुए, निफ्टी नीचे था, रिलायंस ने काफ़ी प्रेशर डाला, ITC, JSW स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, NTPC, विप्रो, HDFC बैंक। ऊपर वाले स्टॉक्स में इंश्योरेंस स्टॉक्स, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इन सब में तेज़ी थी। और लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये एक और स्टॉक था जहाँ पर आज अच्छा खासा मोमेंटम था। इन्फोसिस, ये भी करीब 1% ऊपर था आज। जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए सेशन आज का।
एक्साइटमेंट खूब सारी, लेकिन 25,000 को बस छूते छूते रह गए और 25,078 को छूते छूते रह गए और 25,000 के हल्के से नीचे क्लोज देखने को मिला है। सीधा सौदा का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच मुकाबला। मेडी असिस्ट आशीष की टीम में शामिल था, 8% के गेंस उधर। मेड प्लस भी शामिल, 5.5% का इजाफा। रमा स्टील ट्यूब और पारस डिफेंस में हमने देखा है कुछ बढ़त पर कारोबार का अंत। यूकाल फ्यूल, बनारी स्पिनिंग, सीगल इंडिया और ऑयल इंडिया, ये नीरज के विनिंग ट्रेड्स रहे हैं आज। चलिए, तो ये थी टीम्स और टीम्स में आज के ट्रेड्स। मंगल को शायद थोड़ी सी दुविधा हुई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बुधवार को वो भी हो जाए जो भी बाकी है, 25,078। इन्हीं कामनाओं के साथ फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, मुझे, अनुज और हर्षिता को। कल फिर आपसे पूरा पैनल, हर्षिता, मैं, अनुज, आशीष और नीरज जी मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.